हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नाउ। पिछली क्लास में आपने पढ़ा करेक्शंस किस तरीके से अप्लाई होती है और कौन कौन सी करेक्शन लगती है, जिसमें आपने पढ़ा था करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर, करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन, और इन दोनों को कंबाइन करते हुए आपने कंबाइंड करेक्शन भी पढ़ा। इसके अलावा फिर आपने देखा था कि भाई किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉराइजन को निकालते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। उसी के कंटिन्यूएशन में अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की लेवलिंग पे। जो आपने पहले पढ़ा था उसका नाम था रनिंग फ्लाई लेवल, और उसके बाद स्टाफ रीडिंग में आपने करेक्शंस पढ़े। लेकिन अब इसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ और भी चीजें मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लेकिन अभी अगला टॉपिक जो है वो है रेसिप्रोकल लेवलिंग। लेकिन रेसिप्रोकल लेवलिंग समझने से पहले कुछ और भी टाइप की लेवलिंग होती है, वो सबको समझ लो। ये सिर्फ डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, डिटेलिंग रिक्वायर्ड है रेसिप्रोकल लेवलिंग में। तो मैं सबसे पहले कुछ बेसिक है जिसमें सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ जिसमें नाम जानने की जरूरत है और क्या उसका यूज है, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे समझ सकते हो। तो कुछ अलग अलग टाइप के लेवलिंग होते हैं जो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, अब आप यहां से एक एक करके समझते चले जाओ। सबसे पहले आएंगे इस पे, देखो टाइप्स ऑफ लेवलिंग पे आए तो वी हैव द फर्स्ट लेवलिंग, वी कॉल इट एज अ डिफरेंशियल लेवलिंग। अब पहले आप ये समझ लो कि डिफरेंशियल लेवलिंग वही है जिसको आपने फ्लाई लेवलिंग कहा था। आपको याद होगा जब क्वेश्चन मैंने आपको कराया था वर्कबुक से, तो कन्वेंशन वाला जो 2 क्वेश्चन थे उसमें लिखा हुआ था इन अ रनिंग फ्लाई लेवल। तो रनिंग फ्लाई लेवल क्या होती है बेसिकली, जिसमें आप बैकसाइटिंग फोरसाइटिंग कंटिन्यू करते करते कई सारे चेंज पॉइंट बनाते हुए आप रीडिंग्स लेते हो। उसमें मैंडेटरी नहीं होता है कि आप इंटरमीडिएट साइट को लें, तो बेसिकली बैकसाइटिंग फोरसाइटिंग के थ्रू भी इसे कंप्लीट किया जा सकता है। तो इसी को डिफरेंशियल लेवलिंग कही जाती है, इसी को रनिंग फ्लाई लेवल कही जाती है। अगर प्योर रनिंग फ्लाई लेवल होगा ना, अगर प्योरली फ्लाई लेवलिंग होगी तो उस लेवलिंग में सिर्फ आपको बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड इस तरीके से नजर आएगी। ठीक है, सो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके ले जाना चाहते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कि ये एक लोकेशन है जहां पे मैं एक ब्रिज बनाना चाहता हूं। किसी और जगह पर रेलवे स्टेशन पे हमारी बेंचमार्क है, तो हमारी जो बेंचमार्क है वो रेलवे स्टेशन पे है और यहां का बेंचमार्क मुझे मालूम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उस रेलवे स्टेशन से यहां तक आऊंगा रनिंग फ्लाई लेवल करते हुए, मतलब डिफरेंशियल लेवलिंग करते हुए। और उस केस में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करेंगे, जो सबसे नजदीक का रास्ता होगा उसको फॉलो करेंगे। और उस केस में करेंगे क्या, जब भी मैं टेलीस्कोप को रखूंगा मैं चाहूंगा कि जहां तक टेलीस्कोप से देखा जा सकता है वहां तक हम लोग डायरेक्टली रीडिंग ले लें। मतलब कि जनरली आप चाहते हो कि इंटरमीडिएट साइड की जरूरत ना पड़े, अगर कहीं पे लेने की जरूरत पड़े तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे आप इसे देखो एक एक करके, यही सी पॉइंट को हमने लिख रखा है। Here you can see it is differential leveling also known as the running fly level। आगे देखो, only back sight and forward sights are necessary। necessary लिखा, mandatory नहीं। ठीक है, necessary that means whether you are going to take the intermediate sight or not, that is completely your choice। ठीक है, अब जो चॉइस वाली बात बताई ना, उस पे भी 2 बातें समझो। सबसे पहला, अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं यहां से लेकर के, मतलब कि रेलवे स्टेशन से यहां तक मैं सिर्फ यहां का आरएल पता करना चाहता हूं, रास्ते में कैसा क्या है मुझे जानने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूंगा उस केस में कि मैं सिंपली बैकसाइटिंग के बाद लॉन्ग डिस्टेंस पे फोरसाइटिंग ले लूंगा जहां तक टेलीस्कोप से नजर आ रही होगी। फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे, फिर बैक साइटिंग, फिर लॉन्ग पे फोर साइटिंग। तो बेसिकली यही काम करते चले जाएंगे, बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड। इट इज नोन एज द डिफरेंशियल लेवलिंग, आल्सो नोन एज द फ्लाई लेवल। यही हमारी प्योर फ्लाई लेवलिंग होती है। अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था कि जहां पे कंस्ट्रक्शन होने वाली, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जहां पे मैं हूं, समझ लीजिए कि यहां पे एक ब्रिज बनने वाली है, मान लीजिए। तो एक आपने अजम्पशन ले लिया कि यहां पे ब्रिज बनने वाली है और यहां की आरएल की जरूरत है हमें। तो मैंने रेलवे स्टेशन से यहां तक आरएल शिफ्ट करके लाया, जिसमें बैक साइटिंग फोर साइटिंग, बैक साइटिंग फोर साइटिंग में शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो किया। लेकिन टेलीस्कोप से वो देखा कि सबसे जहां तक दिखाई दे रही हो वहां तक हम लोग देखेंगे, मतलब लॉन्गेस्ट साइट सोचेंगे टेलीस्कोप के थ्रू, लेकिन जो हमारी रूट होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है, अब इसी बात को देखो, ये एक तरीका था। अब इसी में मैंने क्या बोला कि आपका चॉइस होता है इंटरमीडिएट साइड। तो अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव था ना कि मुझे किसी पर्टिकुलर लोकेशन का जहां पे ब्रिज बन रही है वहां का आरएल चाहिए, इसलिए मैंने इसको डिफरेंशियल लेवलिंग किया बैक सेटिंग फोर सेटिंग के थ्रू। अब इसी का दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि मुझे प्रोफाइल चेक करना है किस चीज का, ग्राउंड का। अब इसी एग्जाम्पल को हटा के दूसरा एग्जाम्पल समझो। एक रोड बनाई जा रही है किसी पर्टिकुलर अलाइनमेंट पे, और वहां पे ग्राउंड में अंड्यूलेशन है। तो मैं बोलूं कि आप अगर रोड बनाओगे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अंड्यूलेशन कैसा है, ताकि उस अंड्यूलेशन में कटिंग का वॉल्यूम और फिलिंग का वॉल्यूम को आप इजीली कैलकुलेट कर सको।
तो वहां पे हमें यह जानने की जरूरत है कि प्रोफाइल कैसा है ग्राउंड का। तो अगर प्रोफाइल की बात होगी ना, तो मुझे बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे चाहिए होगा, ताकि वहां से प्योरली हमें आरएल मिल जाए कि ये यहाँ पे इतना आरएल, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, तो यहाँ तक का टोटल वॉल्यूम निकाला जा सके, कितना हमारी वहां पे इंबैंकमेंट बनाने की जरूरत है, कितना हमें कट करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट कर पाओगे जब आप बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड तीनों लेते हैं। तो डिफरेंशियल लेवलिंग का मतलब सिर्फ ये समझो कि आपने जो बैक साइड रीडिंग लिया और वहां से सर्वे स्टार्ट किया, तो सर्वे स्टार्ट करके किसी एक ही शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करता हुआ आप आगे की तरफ बढ़ते हो, ये हमारी डिफरेंशियल लेवलिंग होती है। लेकिन ये शॉर्टेस्ट रूट जब हमें आरएल को शिफ्ट करना पड़ता है या फिर बोलो बेंचमार्क को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग लेके जाते हैं, तो उस केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। इसी को कई सारे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जैसे मान लो अभी कोई भी एक लोकेशन लो, जैसे मान लो कि एक लोकेशन है जहां पे एयरपोर्ट अभी बनी नहीं है, बनानी है अभी एयरपोर्ट। तो एयरपोर्ट बनानी है तो वहां पे पहले आपको बेंचमार्क सोचना पड़ेगा कि उस जगह का आरएल कितना है, आरएल प्रोफाइल कितना है। तो वहां पे आरएल मालूम नहीं है, 10 किलोमीटर आगे का आरएल मालूम है आपको। क्या करोगे, 10 किलोमीटर से उस स्टेशन तक जहां पे आप एयरपोर्ट बनाना चाहते हो, उसके बीच में प्रोफाइल कैसा है ये हमारा कंसर्न ही नहीं है, हमें तो सिर्फ आरएल शिफ्ट करके लानी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करेंगे और उस एयरपोर्ट पे हम लोग बता देंगे कि आरएल क्या है। तो जिस लेवलिंग के थ्रू आप ये कर पाते हैं वो हमारी होती है डिफरेंशियल लेवलिंग। कुछ पॉइंट्स हैं, आप देखते चले जाओ। आल्सो नोन एज द रनिंग फ्लाई लेवल, ओनली बैक साइड एंड फोर साइड नेसेसरी, इंटरमीडिएट साइड ऑलवेज योर चॉइस वेदर यू गोइंग टू टेक और नॉट। अनदर वन यू कैन सी द शॉर्टेस्ट। अच्छा, एक चीज और याद आया इसमें कि बैक साइड, अगर आप क्वेश्चन याद करो ना, मैं आपको क्वेश्चन भी बताता हूं। आई गेस वो क्वेश्चन नंबर 51 या 52 कुछ था। आप अगर देखो ना उस क्वेश्चन में, टर्न करके देख लो, पढ़ लो क्वेश्चन को तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, देखो 51 है, देखो उसमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। यहां पे इन्होंने लिखा है द फॉलोइंग स्टाफ वर ऑब्जर्व सक्सेसफुली इन हैविंग मूव आफ्टर थर्ड, सिक्स्थ, एट्थ रीडिंग अबव रीडिंग दिस। अब देखो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया फ्लाई लेवलिंग, लेकिन आपको कई सारे क्वेश्चंस में ना फ्लाई लेवलिंग लिखा हुआ दिखाई दे देगा। समझ लीजिएगा कि फ्लाई लेवलिंग का मतलब क्या होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, चलो इसमें नहीं मेंशन किया है, लेकिन आपको क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जहां पे मेंशन किया रहेगा। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ मिलेगा इन रनिंग फ्लाई लेवल। तो समझ लेना कि रनिंग फ्लाई लेवल का मतलब क्या है। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट को, दो तीन चीजें तो फैक्ट है, इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन चेंज की गई है, बैक साइड फोर साइड मैंडेटरी है जो लेना है आपको, और इंटरमीडिएट साइड हमेशा चॉइस है। और उसमें आप आगे देखो शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करते हो, और लेंथ ऑफ द साइट केप्ट एज लॉन्ग एज पावर ऑफ द टेलीस्कोप। मतलब कि उस टेलीस्कोप के थ्रू जितना लंबा आप देख सकते हो उतने लंबे पे आप स्टाफ को रखोगे, और उस तरीके से हम लोग बैक सेटिंग फोर सेटिंग कर लेंगे। तो ये था डिफरेंशियल लेवलिंग, ये जो अभी अभी आपने किया। मतलब कि जब हमने लेवलिंग स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आपको थियोडोलाइट समझाया, उसके बाद उसी के अंदर कई सारी चीजें हमने आपको समझाई, और उसमें से बेसिकली जो लेवलिंग आपने पढ़ा, जो क्वेश्चन नंबर 51 और 52 सॉल्व किया है, अगर उस डायग्राम को आप देखोगे तो उस डायग्राम में देखना कि क्या हुआ था। अगर आपको याद हो तो डायग्राम में अगर पलट के भी देख सकते हो कि बैक साइड इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट फोर साइड, फिर बैक साइड इंटरमीडिएट फोर साइड, फिर बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड, ऐसा कुछ था। तो वो जो आप बनाया था ना, ठीक है, वो क्या था, वो लेवलिंग क्या था, दिस वाज बेसिकली अ रनिंग फ्लाई लेवल, कीप इन माइंड। ठीक है, सो ये चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इस पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर वन। ये था डिफरेंशियल लेवलिंग। अब चलते हैं आगे, द सेकंड वन इज द चेक लेवलिंग। अब चेक लेवलिंग क्या है ना, पहले आप नाम से ही क्लियर कर दो कि कुछ चेक कर रहे हो आप। ठीक है, चेक लेवलिंग में क्या करते हो, कुछ चेक करते हो। क्या चेक करते हो, एक्यूरेसी। करते क्या है, एक क्लोज ट्रैवर्स कंप्लीट करते हैं। अब आपको ना क्लोज ट्रैवर्स का मतलब मालूम है कि एक जगह से स्टार्ट करना और वापस वहीं पे आकर के खत्म करना। तो यू आर गोइंग टू कंप्लीट अ सर्किट हियर। सो अगर आपको ट्रैवर्स सर्वे याद है तो उसमें आपने ये पढ़ा था कि ABCDEA कुछ ऐसा होता था क्लोज ट्रैवर्स, और उसमें हम लोग डिस्टेंस और बियरिंग निकालते थे। लेकिन जब इसमें हम लोग क्लोज ट्रैवर्स बनाएंगे तो हम लोग करेंगे क्या कि जिस स्टेशन से आपने सर्वे स्टार्ट किया, किससे, बेंचमार्क से, तो बेंचमार्क से आगे बढ़े किसी ए पे, फिर बी पे, सी पे, डी पे, ई पे, एफ पे, और वापस आ जाएंगे बेंचमार्क पे ही। तो आप बताओ उससे होगा क्या, आपकी कितनी एक्यूरेसी है सर्वे वर्क में वो चेक हो जाएगी। कैसे, तो आप बता दो बेंचमार्क को यूज करके आखिरी पॉइंट की आरएल क्या होनी चाहिए, क्या ये निकाल पाओगे आप। आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि हमारी बेंचमार्क है, बेंचमार्क से हमने सर्वे स्टार्ट किया, और उसके बाद सर्वे करते 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 बेंचमार्क पे ही आकर के हमने सर्वे खत्म कर दिया। तो स्टार्टिंग वाला जो हमारा बेंचमार्क है और एंड वाला पॉइंट है, वो दोनों तो सेम हो गया ना बेंचमार्क का।
ठीक है। अब इस केस में होगा क्या कि जो आपने सर्वे स्टार्ट किया था, एंड पॉइंट का आप आरएल निकालोगे तो आने कितनी चाहिए, बेंचमार्क की आरएल से आपने स्टार्ट किया और आखिरी पॉइंट भी हमारा बेंचमार्क है, तो आरएल बेंचमार्क की निकल के आएगी और दोनों हमेशा सेम होनी चाहिए। और अगर सेम नहीं आया तो वो एरर मालूम चल जाएगी, तो वहां से आपको आपके सर्वे वर्क का एक्यूरेसी का पता लगता है और इसीलिए इसको हम लोग चेक लेवलिंग कहते हैं। आप देख लो, कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग द सीरीज ऑफ लेवल। ठीक है। अच्छा, इसका करने का ना एक और जरिया होता है, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि क्लोज टवर्स है, लेकिन क्लोज टवर्स कहने का मतलब लेवलिंग में ये मत समझना सिर्फ कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो गई है। क्लोज टवर्स जो लेवलिंग की क्लोजिंग होती है वो ऐसा भी समझ सकते हो, इसी को वर्टिकल क्लोजिंग भी करते हैं, कि जैसे मान लो एक लेवल से स्टार्ट किया, जैसे मान लो 200 मीटर से स्टार्ट किया एंड पूरे सर्वे का हमने सर्वे करते गए और किसी और बेंचमार्क पे जाके कंप्लीट कर दिया। तो आप बता दो, बेंचमार्क जिसकी आरएल आपको मालूम है, बेंचमार्क 1, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, अगर मैं बोलूं आपसे यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल है कि मैं अभी दिल्ली में हूं और दिल्ली में एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है और एक है आनंद विहार रेलवे स्टेशन। मैं बोलूं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से सर्विस स्टार्ट किया हमने और आनंद विहार पर जाकर के मैंने खत्म कर दिया, तो एक बेंचमार्क से स्टार्ट किया, दूसरे बेंचमार्क पे खत्म किया, तो आप यहीं पे बता दो कि आपकी लेवलिंग, जैसे मान लो जितना भी बेंचमार्क था वहां से स्टार्ट हुई और दूसरे पे जाके कंप्लीट करोगे, तो आपने जो कैलकुलेट किया आरएल और उस जगह पहले से जो डिफाइंड है आरएल, उन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, और अगर वो सेम नहीं हो रही है तो उसके एरर का आपको आइडिया लग जाता है। दिस इज ऑल्सो अ चेक लेवलिंग। मतलब चेक लेवलिंग में हमेशा ये जरूरी नहीं होता है कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कंप्लीट हो। ये समझो कि चेक के लिए किसी 2 ऐसे स्टेशंस की जरूरत पड़ती है जिसकी आरएल आपको मालूम है, लेकिन ज्यादातर जगहों पे हम लोग जो चेक लेवलिंग करते हैं उसमें एक ही स्टेशन से पूरा कर लेते हैं। जैसे कि यहां पे हमने बोला है कि जनरली इट इज अ क्लोज्ड ट्रैवर्स, मतलब सर्किट इज कंप्लीटेड। लेकिन सर्किट कंप्लीट ऐसे भी समझ सकते हो कि एक बेंचमार्क से दूसरे बेंचमार्क में गए तब भी ये हमारा नोन टू नोन में जा रहा है, तो उस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहीं पे कई बार आपको ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि कैलकुलेट द क्लोजिंग एरर। अब क्लोजिंग एरर जब भी कहा जाए ना, तो आप बताओ क्या मालूम है आपको, आप इस बात को समझिए पहले कि क्लोजिंग एरर है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का बेंचमार्क और आनंद विहार रेलवे स्टेशन का बेंचमार्क, इन दोनों का बेंचमार्क का एग्जैक्ट आरएल आपको मालूम है। मैंने क्या किया, आपने स्टार्ट किया वहां से नई दिल्ली से और आप आनंद विहार पर जाके फिनिश कर दे रहे हो, तो उस जगह का बेंचमार्क मालूम जो एग्जैक्ट है और उस जगह का बेंचमार्क एग्जैक्ट है। स्टार्टिंग पॉइंट की आरएल एग्जैक्टली नोन टू यू एंड एंड पॉइंट की आरएल इज आल्सो एग्जैक्टली नोन टू यू। डू यू नो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल? ये तो मालूम है आपको। अब चेक याद है आपको, जो आपने डिफरेंशियल लेवलिंग में पढ़ा था, फ्लाई लेवलिंग में चेक पढ़ा था ना आपने, एचआई में चेक अलग थी, राइज एंड फॉल में चेक अलग थी, वो मैं आपको याद दिलाता हूं। समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल। अप्लाई दिस एंड टेल मी द लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इज द एग्जैक्ट डिफरेंस। यही हमारी एग्जैक्ट डेटा है, ट्रू वैल्यू है डिफरेंस की। और आप जो कैलकुलेट करोगे बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड, बैक साइड फोर साइड आनंद विहार तक, तो जितने सारे आपने बैक साइटिंग लिए, जितने सारे आपने फोर्थ साइटिंग लिए, टेक द डिफरेंस एंड दैट इज योर मेजर्ड वैल्यू बिकॉज यू हैव टेकन द मेजरमेंट ऑफ द स्टाफ रीडिंग ओनली. So can I say the true value of the difference of the benchmark 1 to benchmark 2 are known to you as a true value, and measured value summation of backside and summation of foreside that is also known to you. ठीक है, तो मैं पूछूं कि क्लोजिंग एरर कितना होगा, तो इस केस में क्लोजिंग एरर कितना बोलोगे? आप जानते हो कि एरर का मतलब होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू हो गया दोनों बेंचमार्क के डिफरेंस का आरएल, ठीक है, और बैकसाइटिंग का समेशन माइनस फोरसाइटिंग का समेशन, ये हमारी हो जाएगी, ये वाली डिफरेंस मेजर्ड हो जाएगी। तो आप जानते हो मेजर्ड माइनस ट्रू करोगे तो यू विल गेट द क्लोजिंग एरर। तो कभी भी लेवलिंग में क्लोजिंग एरर आए ना, तो समझ लेना है कि इसी से रिलेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये तो हमने आपको एक एग्जांपल समझाया जिसमें अलग अलग पॉइंट के थ्रू हुआ। अगर किसी एक ही पॉइंट पे होगा तो उसका कैलकुलेशन अलग है। अब अभी जो हमने आपको दिखाया ना, ये दो पॉइंट्स लिखा है ना, ये हमने आपको दिखाया क्लोज टवर्स का एग्जांपल, जिसमें एक से शुरुआत हुई है और एक ही पे। नाउ टेक वन केस हियर। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक बेंचमार्क है जो फिक्स है, यहाँ पे ऑलरेडी बताई गई कि यहाँ की बेंचमार्क क्या है। यहाँ सर्वे स्टार्ट किया, ए बी सी डी ई एफ जी एच अलग अलग पॉइंट आते 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 यहीं पे आ गए हम। तो पहले तो ये बताओ कि लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल लिखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे 0। तो समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड भी कितनी आनी चाहिए? 0। लुक एट दिस, समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल टू 0 एंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर सेम, इट इज अ क्लोज्ड ट्रैवर्स। और इसी को कई बार ऐसा लिखा मिलेगा कि सर्किट इज कंप्लीटेड, इट इज सर्किट कंप्लीटेड।
तो आप ये समझो कि चेक लेवलिंग में दोनों टेक्निक समझिए आप कि एक स्टेशन से स्टार्ट करके पूरा घूम फिर के वहीं पे आके कंप्लीट हो सकता है, इट इज वन टेक्निक। लेकिन इसी चेक लेवलिंग को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है कि एक बेंचमार्क से स्टार्ट किया और किसी और बेंचमार्क पे खत्म किया, तो उस केस में वो क्लोजिंग एरर पूछते हैं, या फिर इस केस में भी क्लोजिंग एरर पूछ सकते हैं। हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा हो, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली नहीं आ रहा होगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रही होगी, वही हमारी क्लोजिंग एरर है। सो क्लोजिंग एरर निकालने का ये जरिया है। तो याद रखिएगा इस चीज को, क्लोजिंग एरर जब भी कभी लेवलिंग में दिखाई दे तो क्लोजिंग एरर का मतलब ये समझना है कि ट्रैवर्स हमने एक बेंचमार्क से दूसरे पे या फिर एक बेंचमार्क से उसी बेंचमार्क पे कंप्लीट करने के कारण हमारी स्टाफ रीडिंग में जो हमने मेजरमेंट किया उसमें कितनी एरर आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोजिंग एरर। ठीक है, चलो इसको यहां पे कंप्लीट करते हैं। यू कैन सी हियर 2-3 पॉइंट्स हैं। कंडक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग द सीरीज ऑफ द लेवल, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट्स आर सेम अगर क्लोज ट्रैवर्स तो, और इसी में ही ऐसा भी हो सकता है कि दो अलग अलग पॉइंट्स हों, अगर सेम बेंचमार्क से सेम बेंचमार्क पे आएंगे तो क्लोज बनेगी, और इसी को अलग तरीके से करते हैं कि एक बेंचमार्क से दूसरे बेंचमार्क पे। तो इसमें मैंने 2 तरीके समझाए, ठीक है, याद करो। इस वाले में भी 2 पॉइंट्स बोला था, इंटरमीडिएट साइड, कैन बी और कैन नॉट बी का केस दिखाया था। इस वाले में बोला था ना कि इंटरमीडिएट साइड कैन बी और कैन नॉट बी, ऐसा हो सकता है कि, तो वो पर्पस ऑफ वर्क पर डिपेंड करता है कि हमारी एक्चुअल पर्पस क्या है। उसी तरीके से यहां पे हमने भी 2 पॉइंट्स बोले आपको कि इस जगह पे क्लोजिंग हो सकती है तो एक बेंचमार्क से उसी बेंचमार्क पे लाके कंप्लीट कर दो, या फिर एक बेंचमार्क से दूसरे के बेंचमार्क पे। अब डिफरेंस आप समझ लो ना, 2-3 पॉइंट में समराइज कर देता हूं। अगर एक बेंचमार्क पे उसी बेंचमार्क पे लाके कंप्लीट करोगे तो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल इज इक्वल टू 0, तो क्लोजिंग एरर इज गोइंग टू बी सिंपली समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड, इट शुड बी इक्वल टू 0, और अगर 0 नहीं आए तो जो आ रही है वही हमारी एरर है। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा, अगर मैं बोलूं एक बेंचमार्क से दूसरे बेंचमार्क के बीच में देखो तो वो लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल की जो वैल्यू है वो हमारी ट्रू वैल्यू होगी, और समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज द मेजर्ड वैल्यू। तो ये अब मैं मेजर्ड वैल्यू मालूम, ट्रू वैल्यू मालूम, तो क्लोजिंग एरर निकाल लो। दिस इज हाउ यू कैन वर्क आउट। नाउ 2 तरह के लेवलिंग मैंने आपको बताया, डिफरेंशियल हो गया, चेक हो गया। अब चलते हैं तीसरे पे। आप देखो यहां पे तीसरा लेवलिंग है प्रिसाइज लेवलिंग। अब प्रिसाइज लेवलिंग से पहले आप टेक्निक समझो कि नाम से ही क्लियर होता है, प्रिसाइज कहने का मतलब क्या हुआ, डिग्री ऑफ प्रिसीजन कितनी ज्यादा है। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है, इससे भी कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या है। तो इसका डिटेलिंग हम लोग, एक चैप्टर है एरर्स एंड एक्यूरेसी, उसके अंदर हम लोग उसका जिक्र करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा प्रिसाइज के लिए कि आप किसी भी चीज को जितना एक्यूरेट बनाने की कोशिश करते हैं ना, उस कोशिश के लिए जितना आप एफर्ट करते हो, आप इस बात को ऐसे समझो कि डिग्री ऑफ परफेक्शन विच यू वांट टू इंट्रोड्यूस इन एनीथिंग इज नोन एज द प्रेसिजन। प्रेसिजन का मतलब इतना ही होता है, डिग्री ऑफ परफेक्शन समझिए इस बात को। अब देखो, डिग्री ऑफ प्रेसिजन यूज्ड को हम लोग प्रेसिजन बोल रहे हैं, और यहां पे टर्म आया है प्रिसाइज लेवलिंग। तो प्रिसाइज लेवलिंग का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, और वो होता है बेंचमार्क को सेट करना। आप याद करो, जब मैंने लेवलिंग स्टार्ट किया था ना, तो मैंने इस बात का जिक्र किया था कि जब भी कभी लेवलिंग स्टार्ट होगी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी बेंचमार्क से होगी। बेंचमार्क गवर्नमेंटल एजेंसी हमेशा डिफाइन करके रखते हैं अलग अलग कि यहाँ की बेंचमार्क इतनी, यहाँ की बेंचमार्क इतनी, और उसी बेंचमार्क से हम लोग स्टार्ट करेंगे और सर्वे आगे बढ़ाएंगे। अगर बेंचमार्क दूर है, पास में नहीं है, नो प्रॉब्लम, डिफरेंशियल लेवलिंग करके पास में लाना पड़ेगा। जैसे मान लो, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो कि जैसे मान लीजिए कि आप बहुत ही गाँव में है, वहां पे कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है, वहां पे आप सर्वे करना चाहते हो, वहां पे कोई इंडस्ट्री, वहां पे कोई ब्रिज बना रहे हो, तो आपको पहले जहां पे मान लो वो हो सकती है कि 50 किलोमीटर आगे, 60 किलोमीटर आगे, जहां पे भी आपको बेंचमार्क मालूम है, वहां से शिफ्ट करते 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 लेकर आओगे उस साइड पे जहां पे उसकी नीड है। और इसी काम को किया था आपने उस लेवलिंग के थ्रू, जिसका नाम है फ्लाइंग लेवल। ठीक है, फ्लाई लेवलिंग उसी को बोलते थे। अब यहीं पे ये समझो कि बेंचमार्क को कैसे सेट करते हैं, बेंचमार्क को एस्टैब्लिश कैसे करेंगे, क्योंकि बेंचमार्क को एज एग्जैक्ट एज पॉसिबल होना होगा। अगर बेंचमार्क में ही एरर हो गई ना, तो आपकी पूरी सर्वे खराब हो जाएगी। और इसलिए बेंचमार्क को बहुत ही ज्यादा प्रेसिजन से सेट किया जाता है। जिस लेवलिंग का यूज करते हैं उसमें उसको बोलते हैं हम लोग प्रिसाइज लेवलिंग। ठीक है, इसको सिर्फ गवर्नमेंटल एजेंसी करते हैं, और एक गवर्नमेंटल एजेंसी है जो इसको पूरा करती है, उसका नाम है जीटीएस। दैट यू कैन सी, जीटीएस इज द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और चूंकि ये इस्टेब्लिश करती है बेंचमार्क को, तो जिस बेंचमार्क को ये इस्टेब्लिश करेगी उसको बोलते हैं जीटीएस बेंचमार्क। ठीक है, दैट इज ग्रेट ट्रायंगुलेशन सर्वे बेंचमार्क। ठीक है, ये हमारी परमानेंट बेंचमार्क में काउंट होती है हमेशा। सो इट इज कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंटल एजेंसी, और उसका नाम भी हमने लिख दिया है, और ये जो बेंचमार्क बनाएगी उसका नाम है जीटीएस बेंचमार्क।
इस पॉइंट को देखो, स्पेशल मेथड ऑफ लेवलिंग यूज्ड टू एस्टैब्लिश बेंचमार्क विथ हाई डिग्री ऑफ प्रिसिजन। इसको बोलते हैं हम लोग प्रिसाइज। अब ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन नजर आएंगे। जितने पॉइंट्स बनते हैं ना, मैं सारे ही आपको बोल दे रहा हूं। क्वेश्चन देखते ही तुरंत क्लिक करेगा आपको ये सब। तो जितने पॉइंट्स है मैंने सबको लिख भी रखा है, तो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे ना तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे यहाँ पे क्या है, पर्पस क्या था। ठीक है, नाम से भी डिफरेंशियल लेवलिंग है, फ्लाई लेवलिंग है, मतलब दूर तक हम लोग जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, बैक साइड फोर्थ साइड, इंटरमीडिएट इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे चेक, तो आप कुछ चेक कर रहे हो, नाम हो गया ना क्लियर, चेक कर रहे हो क्या, एक्यूरेसी। आगे देखो प्रिसाइज लेवलिंग, क्या कर रहे हो, बेंचमार्क को एस्टैब्लिश कर रहे हो। ठीक है, अब चलते हैं प्रिसाइज लेवलिंग के बाद। नाउ वी हैव द फोर्थ लेवलिंग, इट इज नोन एज द बैरोमेट्रिक लेवलिंग। अब बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या है, पहले तो ये याद करो, बैरोमीटर आपको याद होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज होता है। तो इसमें क्या है ना, ये भी एक लेवलिंग है जिसमें एक कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। ठीक है, तो आप देखो प्रेशर और हाइट में एक रिलेशन है और इसी टेक्निक का यूज करता है ये बैरोमेट्रिक लेवलिंग। सो लेवलिंग इज बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। सो मोर द हाइट लेस द प्रेशर। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि लेवलिंग करने में, बैरोमेट्रिक लेवलिंग जो करते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं और उसके थ्रू सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को चेक करते हैं और उस चेक को यूज करते हैं, मतलब कि जो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकाला है उससे ये आइडिया लगाते हैं कि हाइट कितनी है। ये मेथड ज्यादा एक्यूरेट तो नहीं होती, लेकिन तब भी किसी किसी जगह पे यूज की जाती है। आप देखो, लेवलिंग बेस्ड ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर inversely proportional to height. That means as you go to the more height, the pressure will be less. As you go to the lesser height, pressure will be more. इसी concept का use करते हैं। Barometer is used to measure the atmospheric pressure. It is not that accurate. It is not that accurate. You can see. वो accurate method नहीं है और इसीलिए इसका use reconnaissance survey में करते हैं। अब एक टर्म यहाँ पे हमने use किया है, reconnaissance survey। आप पढ़ लो पहले। Used for रफ टाइप लेवलिंग लाइक रेकोनेंसेस सर्वे। रेकोनेंसेस सर्वे होती क्या है ना, किसी भी सर्वे, किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करने से पहले, जैसे मान लो एग्जांपल के साथ समझो, एक रोड की प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई, तो उस रोड प्रोजेक्ट में जब काम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले आप ये जानना चाहते हो कि वहां पे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग क्या है, उस जगह पे क्या क्या चीज है, फीचर्स कैसा है। ठीक है, हिल है, पॉन्ड है, रिवर वाटर है, क्या है, कितने ट्रीज हैं, बस एक ओवरऑल आइडिया लगाते हो ना सर्वे का। ठीक है, जिसमें साइट विजिट करके सिर्फ आइडिया लगाते हो, कुछ भी डिटेलिंग नहीं किया आपने, सिर्फ आइडिया लगाया ओवरऑल। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं रेकोनेंसेस सर्वे। ठीक है, तो एक रफ टाइप ऑफ लेवलिंग को आइडिया में हम लोग इस बैरोमेट्रिक लेवलिंग का यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया फोर्थ टाइप ऑफ लेवलिंग ओवर। नाउ वी हैव द नेक्स्ट लेवलिंग, इट इज क्रॉस लेवलिंग। क्रॉस लेवलिंग भी नाम से क्लियर होता है, इट इज बेसिकली फॉर क्रॉस सेक्शनिंग। जैसे मान लो कि कोई एम्बैंकमेंट है, रेलवे बना रहे हो, रेलवे ट्रैक लगा रहे हो, तो आपने एम्बैंकमेंट बनाया है, तो उसका क्रॉस सेक्शनिंग के लिए जो लेवलिंग यूज होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस लेवलिंग। उसमें क्या करते हैं, अलग अलग जगह का हाइट हम लोग पता कर लेते हैं, क्रॉस सेक्शन का आइडिया लगाते हैं ताकि वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट का पूरी तरीके से कैलकुलेशन हो पाए। ठीक है, यही बात हमने लिख रखा है यहाँ पे, देखो, टू डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शंस एंड टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द एम्बैंकमेंट। ठीक है, अब यहीं पे रुकता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने आते हैं ना टाइप्स ऑफ लेवलिंग से आपको देखने को मिल जाएंगे, और ये हमने सारे टाइप्स आपको बता दिए हैं, लेकिन दो और हैं। अभी तक हमने कितने बताया, 1 2 3 4 एंड 5, लेकिन दो और है और वो नीचे लिखा हुआ नाम हमने, द सिक्स्थ वन इज रेसिप्रोकल लेवलिंग, दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टॉपिक। अब इसको मैं डिटेल में कराऊंगा। ये सिर्फ ना डिफरेंशियल लेवलिंग का डिटेलिंग कर चुके हैं हम लोग, ऑलरेडी बता दिया, उस पर न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया। चेक लेवलिंग, प्रिसाइज लेवलिंग, बैरोमेट्रिक एंड क्रॉस सेक्शनिंग, ये चार जो लेवलिंग है ना, चेक, प्रिसाइज, बैरोमेट्रिक एंड क्रॉस सेक्शनिंग, ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही कंसर्न है, तो वो मैंने आपको समझा दिया पूरी तरीके से। अब चलते हैं अगले पे, जो कि है रेसिप्रोकल लेवलिंग, और रेसिप्रोकल लेवलिंग से न्यूमेरिकल भी कंसर्न है और काफी इंपॉर्टेंट एरिया भी है, तो आप इसे स्टामा कर सकते हैं। अब इसको मैं आगे अभी समझाऊंगा, उसके बाद एक और भी देखो, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग है जो अलग से लिखा हुआ है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक चैप्टर ही है। अगर आप देखो कि अभी जो चैप्टर आप डिस्कस कर रहे हो चैप्टर नंबर 5 है, फिर 6 पे जाओ तो आपको एरिया वॉल्यूम है, उसके बाद 7th पे जाओ तो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग आपको दिखाई दे देगा। सो अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन अभी जो हमारा अगला कंसर्न है डिटेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो डिफरेंशियल के बाद कई सारे करेक्शंस, फिर डिस्टेंस ऑफ विजिबल हॉराइजन, फिर हमने टाइप्स बताए जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंसर्न है यहां तक, और उसके बाद डिटेलिंग करेंगे हम लोग रेसिप्रोकल का। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिप्रोकल नाउ, बट बिफोर गोइंग दैट फर्स्ट यू राइट डाउन ऑल द थिंग्स फ्रॉम द बोर्ड। सो यहां से एक करके मैं आपको दिखाता हूं, जिस तरीके से पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना इसी तरीके से लिख लीजिए, ये सब एकदम टू द पॉइंट हैं जो आपका कंसर्न है। सो इसी तरीके से आप लिखते चले जाओ, टाइप्स ऑफ लेवलिंग हेडिंग देकर के कंप्लीट कीजिए इसे। हो गया था। चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रेसिप्रोकल लेवलिंग। अब ये रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या है, तो सबसे पहले आप एक प्रॉब्लम समझो कि रेसिप्रोकल लेवलिंग की प्रॉब्लम क्या है, तभी आप पूरी तरीके से आप उसे विजुअलाइज कर पाएंगे। जैसे मान लो एक प्रॉब्लम दिखाता हूं कि एक ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड पे लेवलिंग प्रोफाइल को आसानी से आप पता कर सकते हो डिफरेंशियल लेवलिंग, जिसको फ्लाई लेवलिंग करते हो उसको यूज करके। लेकिन अगर मैं बोलूं इसी रास्ते में कहीं पे कोई ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए जो कि डिप्रेशन में हो, मतलब कि आप देखो ये है ग्राउंड, दिस वन इज द ग्राउंड, और उसके बाद ये यहां पे डिप्रेशन आ गया सरफेस में, एंड देन वी हैव अ वाटर बॉडी। ठीक है, मान लीजिए वाटर बॉडी है या फिर कोई वैली है ऐसे ही, और ये काफी लार्ज है। तो आप बता दो इस केस में यू विल नॉट बी एबल टू डू द लेवलिंग वर्क। अगर ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन है यहां पे, तो इस पर्टिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन, इसको नाम दे दो, दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन, दिस ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी, ठीक है, यू कैन कंसिडर दिस ऑब्स्ट्रक्शन एज द रिवर, पॉन्ड, वैली, इस टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब क्या नहीं कंसिडर करना है, हिल कंसिडर नहीं करना है, ट्रीज कंसिडर नहीं करना है, इसलिए क्योंकि हम लोग अभी जिस टाइप की ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं वो डिप्रेस्ड ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब जिसका लेवल ग्राउंड लेवल से नीचे हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप के सिचुएशन में हम लोग कैसे सर्वे करेंगे। तो आप बताओ, अगर मुझे यहां से इधर की तरफ सर्वे करना है तो मैं यहां से यहां सर्वे करते तो आऊंगा, लेकिन ये जगह एक्सेसिबल नहीं होने के कारण वी कैन नॉट कंटिन्यू द सर्वे दिस साइड। ठीक है, अगर मान लो ये छोटी जगह हुई ना, जैसे मान लो कि 50 मीटर 100 मीटर, तब तो आसान है कि इंस्ट्रूमेंट को यहां रख देंगे इस लोकेशन पे और स्टाफ को सीधा वहां रखेंगे, तो हम लोग आगे सर्वे कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई डिस्टेंस ज्यादा है, तो उस केस में वी कैन नॉट, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल देख लो कि इंस्ट्रूमेंट यहां पे रखा, ठीक है, और उसके बाद ये हमने रीडिंग यहां पे ली स्टाफ पे, तो एक प्रॉब्लम फेस करोगे कि डिस्टेंस अगर ज्यादा है, इफ डिस्टेंस इज मोर, ठीक है, तो उस केस में दैट डेटा, द रीडिंग इज नॉट करेक्टेड, बिकॉज यू नो दैट कि अगर आपने इस इंस्ट्रूमेंट से उस वाले स्टाफ पे रीडिंग लिया है, सो डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण दिस विल हैव एरर ऑफ द कर्वेचर, दिस विल हैव द एरर ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों की एरर। तो आप बोलोगे यहीं पे कि जब एरर आ रही है तो उसका करेक्शन लगा लेंगे। मैं बोलूंगा कितना करेक्शन, तो आप बोलोगे 0.0673 d स्क्वायर माइनस में लगा लेंगे करेक्शन। बिल्कुल सही, लगा सकते हो, लेकिन डिस्टेंस मालूम रहेगी तब तो लगाओगे। अगर मैं बोलूं ये एरिया ही इनएक्सेसिबल है और डिस्टेंस का मेजरमेंट नहीं हो पा रहा, यू आर नॉट एबल टू मेजर द डिस्टेंस, तो अब बताओ क्या आप करेक्शन लगा पाओगे। आप चैलेंज समझोगे क्या है कि यहां पे एक ऑब्स्ट्रक्शन के वन साइड पे इंस्ट्रूमेंट रखा और अदर साइड पे स्टाफ रखा, विल यू बी एबल टू गेट द एग्जैक्ट आरएल ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। क्या इस पॉइंट का एग्जैक्ट आरएल पता कर पाएंगे आप? आंसर नो, यू कैन नॉट फाइंड इट। ठीक है, तो इस केस में मैं कैसे एग्जैक्ट आरएल निकालूं, क्योंकि हमें डिस्टेंस भी नहीं मालूम है। अगर डिस्टेंस मालूम होता ना तो प्रॉब्लम रिजॉल्व थी यहीं पे।
लेकिन डिस्टेंस नहीं मालूम है, तो चैलेंज क्या है कि whenever you have any obstruction which has a depression, it can be a river, pond or valley, something like that. So in those type of the obstructions, when you start survey from one side of obstruction and you continue towards the other side, then you will not be able to get the exact staff reading, due to which you will not be able to calculate the exact RL. ये इसका चैलेंज है. So इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है रेसिप्रोकल लेवलिंग. व्हाट इज रेसिप्रोकल लेवलिंग? वी एक्चुअली keep the instrument one side and we take the reading, whatever it is, we will take that reading. Of course, it is erroneous in nature, it has error. After that, what we do, we actually keep the instrument this side and we take the reading this side. तो हमने क्या किया, रेसिप्रोकल सिस्टम बनाया कि एक बार एक तरफ, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन के एक तरफ इंस्ट्रूमेंट रखो, अदर साइड में स्टाफ रखो, फिर यहां पे स्टाफ रखो, अदर साइड में इंस्ट्रूमेंट रखो. बाय डूइंग सो you will be able to eliminate 3 different types of error due to curvature, error due to refraction, and one more error I am introducing, that is known as the error due to collimation. Do you remember what is the meaning of the line of collimation? Line of collimation simply means the line which is passing through the center of eyepiece and the center of objective lens. उन दोनों से पास करने वाली लाइन हमारी लाइन ऑफ कॉलिमेशन थी. इफ देयर इज एनी एरर इन दैट लाइन, देन दैट कैन आल्सो बी एलिमिनेटेड बाय डूइंग दिस पर्टिकुलर सर्वे लेवलिंग. इट इज नोन एज द रेसिप्रोकल लेवलिंग. अब जो मैं कहना चाहता हूं ना, इस चीज को मैं डिटेल में अगर एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ना, तो आपकी विजिबिलिटी ज्यादा क्लियर होगी. तो इस बात को अब एक एक करके मैं आपको पॉइंट्स भी लिखाता हूं और समझाता भी हूं. थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ से ना कई बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, और मिस्टेक की कहीं पे जगह नहीं है, काफ़ी आसान है ये. ठीक है, तो आपको बहुत ही ढंग से इस बात को समझना है. देखो, मैं स्टार्ट कर देता हूँ सबसे पहले यहाँ से कि एक ऑब्स्ट्रक्शन मान लो और उसके साइड में 2 अलग अलग पॉइंट्स मान लो. ठीक है, अभी कुछ लिखना नहीं, सिर्फ समझना. मैंने क्या किया, एक यहाँ पे एक स्टेशन माना और इस स्टेशन पे एक हमने इंस्ट्रूमेंट स्टाफ रखा, और यहाँ पे भी एक स्टेशन माना और यहाँ पे भी एक स्टाफ रखा, लाइक दिस. अब मैं आपसे ये बोलूँ कि दिस स्टेशन इज ए एंड दिस स्टेशन इज बी. सपोज लेवल अलग कर देते हैं थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए. सो दिस स्टाफ इज हियर, दिस वन इज हियर एंड दिस स्टाफ इज बी. तो पहले आप इस रेसिप्रोकल लेवलिंग में समझो. We have any obstruction which has a depression, it can be a river, pond or valley. In both side of obstruction, we have taken 2 different points as point A and point B, right? So first I will keep the instrument near to A. मैं पहले A के पास में इंस्ट्रूमेंट रखूंगा, and after keeping the instrument at A, जब हमने इंस्ट्रूमेंट A के पास रखा, इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन A के पास रखा, then after setting the instrument near A, first I will fix the bubble at the center. जब हमने बबल को सेंटर पे फिक्स किया, then we have a line of sight something like this, कुछ ऐसा. ठीक है, कुछ ऐसा लाइन ऑफ साइट. तो मैं बोलूं कि ये रीडिंग कितनी है, HA, और ये वाली रीडिंग कितनी है, तो आप बोलोगे HB. ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने पहले ही बोल दिया कि इंस्ट्रूमेंट इज केप्ट नियर स्टेशन A. So after keeping the instrument near station A, can you tell me which reading requires correction? Do you need any correction for HA? Any correction for HA? Whether it is curvature, refraction और collimation, क्या इन तीनों में से कोई भी करेक्शन की जरूरत है A पे? तो आप बोलोगे A पे किसी भी करेक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट को A के पास रखा गया है. अब बताओ, क्या B को करेक्शन की जरूरत है? ऑफ कोर्स यस, क्योंकि B की डिस्टेंस ज्यादा है, और आप जानते हो कि जो एरर्स की बात हम लोग कर रहे हैं वो सब डिस्टेंस का फंक्शन है. तो डिस्टेंस बढ़ जाने से वो एरर बढ़ जाती है, और इसीलिए B को करेक्शन की जरूरत है. इसका मतलब कि B रीडिंग इज नॉट एग्जैक्ट. सो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप द डिस्टेंस बिटवीन A and B एज इट इज. द सिचुएशन विल बी एज इट इज, बट नाउ आई एम शिफ्टिंग द इंस्ट्रूमेंट लोकेशन नियर टू A से लेकर के नियर टू B लेके जाएंगे. तो मैं अब A से हटा दूंगा, रीडिंग को नोट डाउन कर लिया, और अब इंस्ट्रूमेंट को B के पास रखूंगा. सो आफ्टर सेटिंग द इंस्ट्रूमेंट एट B, समथिंग लाइक दिस, व्हाट विल हैपन हियर, द रीडिंग व्हिच यू हैव एबल टू टेक इज समथिंग लाइक दिस.
So this you can say, in this case, when you keep the instrument near to B, the reading taken is HB dash, and here in this case, the reading taken HA dash. So in second case, whenever we have the instrument near to B, if I ask you which reading requires correction, A और B, किसको करेक्शन की जरूरत है? तो आप बोलोगे B को जरूरत नहीं है, HB dash doesn't require any correction. क्यों नहीं चाहिए एक भी करेक्शन? सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि इसको नजदीक रखा गया है, तो HB dash हमारी बिल्कुल करेक्ट होगी, लेकिन सिमिलर वे में HA dash अफेक्टेड है। सोचना सिर्फ इतना है कि भाई पहले वाले केस में जितना करेक्शन B को रिक्वायर्ड है, क्या दूसरे वाले केस में क्या उतना ही करेक्शन HA को भी रिक्वायर होगा? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस सेम है A और B के बीच की। तो आप ये समझो कि जब डिस्टेंस सेम है तो करेक्शन की वैल्यू भी सेम हो जाएगी। तो इसी बात को आपको समझना है कि अगर आपको याद हो कंबाइंड करेक्शन, तो वो क्या थी? डिस्टेंस की स्क्वायर की फंक्शन थी, दैट वाज 0.0673 d स्क्वायर। तो वो क्या थे? डिस्टेंस की फंक्शन थी ना, और डिस्टेंस दोनों केसेस में सेम रखा है, इसलिए पहले केस में जो B पे एरर है और दूसरे केस में जो A पे एरर है, दैट बोथ आर गोइंग टू बी सेम, and due to which we can eliminate this correction। लेकिन साथ साथ एक और चीज मैं इंट्रोड्यूस करता हूं, सिर्फ दो करेक्शन की बात नहीं करूंगा मैं, एक और भी करेक्शन है जिसको आप साथ में इंक्लूड कीजिए, और वो है कॉलिमेशन। सो करेक्शन नहीं, इनफैक्ट एरर कहना चाहिए हमें, कि एक और भी एरर को मैं इंक्लूड करता हूं कि कॉलिमेशन एरर इज बेसिकली द एरर इन द लाइन ऑफ कॉलिमेशन। उसमें होता क्या ना बेसिकली कि बबल आपको सेंटर पे दिखाई दिया, आपने इंस्ट्रूमेंट में बबल सेट किया सेंटर पे, और आप जब सेंटर पे बबल आती है तो आप ये सोच लेते हो कि हमारी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो चुकी है। याद है ना आपको कॉन्सेप्ट कि अल्टीट्यूड लेवल में जब बबल सेंटर पे आ जाए तो लाइन ऑफ साइट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो जाती है। यही हम लोग सोच के चलते हैं, यही हम लोग मान के चलते हैं, लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि परमानेंट एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट भी एक चीज होती थी कि बहुत दिन तक यूज करने के बाद इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट थोड़े थोड़े ढीले हो जाते हैं, सो उसे हम लोग बोलते थे कि उसके कारण हमें परमानेंट एडजस्टमेंट की जरूरत है। तो आप यहां पे प्रॉब्लम क्या फेस करोगे कि बबल इज एट सेंटर बट स्टिल लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट हॉरिजॉन्टल। तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस पे जाओगे ना उसकी एरर उतनी बढ़ जाएगी। एंगल के टर्म्स में सेम रहेगी, लेकिन स्टाफ पे उसकी वैल्यू एरर की बढ़ती चली जाएगी। सो होता क्या है कि उस एरर को भी साथ में इंक्लूड करो, तो हम लोग बोलेंगे कि जो कॉलिमेशन एरर बी पे है वही कॉलिमेशन एरर एच डैश पर भी है। ठीक है, जब हमने ए पे इंस्ट्रूमेंट रखा तो बी पे कुछ कर्वेचर, रिफ्रैक्शन एंड कॉलिमेशन, फिर हमने बी पे इंस्ट्रूमेंट रखा तो ए डैश पे कर्वेचर, रिफ्रैक्शन एंड कॉलिमेशन। तो नेट वैल्यू ऑफ एरर जो एच बी पे होगा फर्स्ट केस में, उतना ही एच डैश पे होगा सेकंड केस में। सिंस द वैल्यू ऑफ द नेट एरर इज गोइंग टू बी सेम, वी कैन एलिमिनेट ऑल टुगेदर एंड देन वी कैन कैलकुलेट the RL and the height difference between the 2 point। तो अब थोड़ा सा अब तक मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसी चीज को और मैं थोड़ा और डिटेल में घुसता हूं, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये एलिमिनेट होगी और किस तरीके से कैलकुलेट होगी। ठीक है, अभी तक एक ओवरव्यू दिखाया कि रेसिप्रोकल लेवल में एक्चुअली क्या होती है। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट को पहले एक जगह पे फिर रीडिंग ले लो, फिर दूसरी जगह फिर रीडिंग ले लो, और उसके बाद एलिमिनेशन करो। तो यहाँ पे कंक्लूजन वाली कुछ पॉइंट्स है कि जब भी रेसिप्रोकल लेवलिंग की बात आएगी तो कौन कौन सी चीजें एलिमिनेट होती हैं, कर्वेचर, रिफ्रैक्शन एंड कॉलिमेशन, तीनों चीजें। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार दिखाई दे देगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्यू पॉइंट्स, राइट डाउन। अब आपने हेडिंग, इस डायग्राम को मत बनाइए, ऐसा डायग्राम आगे बना के दिखाऊंगा, डेरिवेशन है पूरा अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करना, एक नीचे एक सबसे पहले स्टार्ट, आपने हेडिंग दिया है रेसिप्रोकल लेवलिंग, और उसके नीचे अब लिखो। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको लिखाता हूं, एक एक करके पहले कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, और काफी ज्यादा डिटेलिंग है, एक एक करके समझते चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद, राइट डाउन, दिस टेक्निक ऑफ लेवलिंग वर्क इज यूज्ड, this technique of leveling work is used when there is large obstruction, ब्रैकेट में लिखो, like river, pond, valley, bracket closed, like river, pond, valley, in the direction of survey, in the direction of survey, in the direction of survey। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो,
पॉइंट बाई पॉइंट लिखते चले जाना। पहला पॉइंट लिखा आपने, उसके नीचे लिखो बाई रेसिप्रोकल लेवलिंग, by reciprocal leveling, error due to curvature, by reciprocal leveling, error due to curvature, refraction and collimation, error due to curvature, refraction and collimation are eliminated. By reciprocal leveling, error due to curvature, refraction and collimation are eliminated. ठीक है। नाउ पॉइंट नंबर 3 उसी के नीचे लिखो बाय टेक्निक ऑफ दिस लेवलिंग, बाय टेक्निक ऑफ दिस लेवलिंग वी कैन कैलकुलेट द कॉलिमेशन एरर ऑल्सो। बाय टेक्निक ऑफ दिस लेवलिंग वी कैन कैलकुलेट द कॉलिमेशन एरर ऑल्सो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो दिस लेवलिंग इज ऑल्सो यूज्ड, दिस लेवलिंग इज ऑल्सो यूज्ड, दिस लेवलिंग इज ऑल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस, the exact height difference between 2 points, the exact height difference between 2 points, especially when there is a large obstruction in between, especially when there is large obstruction in between, especially when there is a large obstruction in between. आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आए हैं। इसका डिटेलिंग अभी बाकी है, अभी करेंगे डेरिवेशन। एक अलग से प्रोसीजर लिखाता हूँ। क्या इसका टेक्निक था, प्रोसीजर क्या था, तो आपको याद होगा कि हम लोग दो ऑब्स्ट्रक्शन के दोनों साइड में एक एक पॉइंट्स रखते हैं, पॉइंट को अज्यूम करते हैं और उन दोनों पे स्टाफ रख के इंस्ट्रूमेंट को पहले एक के नज़दीक फिर दूसरे के नज़दीक रखते हैं। ये इसका प्रोसीजर है। तो आप अलग से वहीं पे मेंशन करना प्रोसीजर, राइट डाउन। इसका प्रोसीजर क्या है, राइट डाउन लिखिए। 2 points capital A and capital B are selected. 2 points capital A and capital B are selected on opposite sides of obstruction. 2 points capital A and capital B are selected. 2 points capital A and capital B are selected on opposite sides of obstruction. On opposite sides of obstruction. And staff readings are taken to both the stations. And staff readings are taken to both the stations. Staff readings are taken to both the stations, keeping the instrument first near A, keeping the instrument first near station A, keeping the instrument first near station A and then near station B. Keeping the instrument first near station A and then near station B. ठीक है, चलो जो लिखना था वो यहीं पे हो चुका है। अब यहाँ से मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट केस 1। केस 1 में सबसे पहले देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट को A के पास रखा, फिर केस 2 बनाएंगे, उसमें इंस्ट्रूमेंट को B के पास रखेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले we are going to start the case 1. When instrument is near station A, अभी मैं आपको समझा चुका हूं कि डायग्राम में क्या क्या किया था हमने, अब उसी को डिटेल कर रहा हूं। तो अब क्या है ना कि थोड़ा सा और मैं डायग्राम को मॉडिफाई करता हूं ताकि आप डिटेलिंग को समझ सकें। और पहले ये बता दो कि जब मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि लार्ज डिस्टेंस है, तो क्या A और B के बीच में लार्ज डिस्टेंस होने के कारण क्या कर्वेचर इफेक्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे? शुड बी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर? सो ऑफ कोर्स यस,
Should we consider the effect of refraction? Of course, yes, and the collimation also. So basically, when you will shift the instrument near station A, the B will have over the curvature somewhere. So I am going to show you the effect of curvature also, keep in mind. So चूंकि curvature effect है, मैं आपको ground दिखाता हूं, तो ground में straight नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको ground भी curvature के साथ दिखाऊंगा. So look at this, the ground is basically something like this. Then we have the ground समथिंग लाइक दिस ऑल्सो. तो आप देखो, एक आपको कर्वेचर ऐसे दिखाई दे रही होगी, ये कर्वेचर ओवरऑल, तो ये कर्वेचर के अलोंग ये ग्राउंड ऐसे नहीं दिखाया मैंने, ध्यान रहे, मैंने आपको कर्वेचर के साथ दिखाया है क्योंकि कर्वेचर इफेक्ट है. उसकी वजह से अब होगा क्या कि ये बीच में कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन, यहां पे मान लीजिए दिस इज ऑब्स्ट्रक्शन. अब उसकी वजह से होगा क्या, फर्स्ट आई विल कीप द इंस्ट्रूमेंट स्टाफ एट पोजिशन ए. ये रहा A position and this one is the B position we have. So keep the staff at B and keep the staff at A as well. So if you keep the staff at A and B, you will not find both as parallel. क्या आपको parallel दिखाई दी? तो पैरेलल होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन दोनों ही वर्टिकल है. जब ये वर्टिकल है तो ये भी सेंटर ऑफ अर्थ से मीट करती है, ये वर्टिकल है ये भी सेंटर ऑफ अर्थ से मीट करती है. लेकिन आप जानते हो कि कर्वेचर पे ये भी वर्टिकल और दोनों ही सेंटर से पास कर रही, इसलिए वर्टिकल है, लेकिन दोनों आपस में पैरेलल नहीं होगी. तो मैंने दोनों को पैरेलल दिखाया भी नहीं है. क्लियर? अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. सो वी आर गोइंग टू कीप द इंस्ट्रूमेंट नियर स्टेशन ए. सो आफ्टर कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट नियर स्टेशन ए, यू कैन सी bubble is at center and then we have a line of sight, horizontal line something like this. horizontal line है तो इस पे इस जगह पे tangent होगी. आप सोचो ना, ये अर्थ है, अगर यहाँ पे मैं रखूं तो ये horizontal line कुछ ऐसी हो जाएगी जो इस पे बिल्कुल tangent होगी. लेकिन यहाँ से देखोगे, यहाँ पे कोई स्टाफ है तो इसके लिए ये horizontal नहीं है ना, इसके लिए horizontal ऐसे होती. ठीक है, हमेशा horizontal होती क्या है, अर्थ सरफेस पे tangent होती है. ठीक है, जिस भी जब वो हमारी हॉरिजॉन्टल होगी, तो वो यहाँ पे टेंजेंट देखोगे तो यहाँ के अबाउट ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे अब ये कंफ्यूज मत होना कि इंक्लाइंड दिख रही है, दिख जो भी रही हो, क्या है ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ए पॉइंट के अबाउट आपने अभी सोचा है. अब इसी बात को सोचो कि जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, व्हाट विल हैपन ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस. सो आई कैन कंसीडर द लेवल लाइन मस्ट बी लाइक दिस. level line must be like this. और आपको तो ये मालूम है कि level line is always parallel to MSL. तो ये रहा MSL के पैरेलल वाली लाइन जो हमने level line आपको दिखाया. अब साथ में ये भी देखो, वहीं पे एक और भी लाइन है, और ये ना, ये हमारी level line, चलो मैं इसको मेंशन भी करता हूं, ये है horizontal line और ये है level line. ये होना चाहिए था. और उसके बाद अब क्या हुआ कि this will have a refraction effect also, due to which you will find it something like this. अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बस इतना याद दिलाता हूं कि पिछली वाली क्लास आप अगर पलट के देखो तो आपने कंबाइंड करेक्शन पढ़ रखा है, याद है ना. तो ये तीनों लाइन आप इजीली आइडेंटिफाई करने चाहिए. ये क्या है, हमारी लेवल लाइन. सो आई विल राइट सिंपली एज अ दिस वन इज अ लेवल लाइन, दिस वन इज द डिफ्लेक्टेड लाइन जो रिफ्रैक्शन के कारण हुई थी, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन. तो मैं बोलूं कि ये वाली करेक्शन कितनी हो जाएगी, दिस करेक्शन, तो मैं बोलूंगा अभी तक ये करेक्शन सी है. किसके कारण, किसके कारण हुआ, तो आप बोलोगे कर्वेचर के कारण ये वाली करेक्शन और रिफ्रैक्शन के कारण ये वाली करेक्शन. तो ये हमारी नेट करेक्शन, और ये पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी. ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपको मालूम है अब कितना है. लेकिन रुक जाओ एक मिनट, और मैं अब एक और भी एरर को इंक्लूड करता हूं. मान लेते हैं कि इसमें कॉलिमेशन एरर भी है. अब कॉलिमेशन क्या होती है मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से बोल रहा हूं. बबल मैंने सेंटर पे सेट किया और हो भी गई सेंटर पे, दिखाई दे रही है सेंटर पे, लेकिन इसके बावजूद भी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो इंक्लाइंड है. मतलब कि जिसको मैं हॉरिजॉन्टल सोच रहा हूं ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, उसमें थोड़ी सी एरर आ गई है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गई है हमारी. ये एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है, कॉलिमेशन एरर, जिसमें बबल सेंटर पे होने के बावजूद भी लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट परफेक्टली हॉरिजॉन्टल. तो अब क्या है कि ये लाइन जिसको हॉरिजॉन्टल होना चाहिए था वो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये थोड़ी सी कुछ इंक्लाइंड रही होगी. तो ये लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे शिफ्ट, ये इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल. तो ये कॉलिमेशन एरर का नेचर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. कॉलिमेशन एरर को थोड़ा और डिटेल में आगे जाएंगे. अभी सिर्फ इतना समझो कि इस लाइन में एक अलग से इंस्ट्रूमेंट की एरर के कारण इंक्लिनेशन भी है. तो अब ये जो करेक्शन टोटल आई ना, इसमें तीनों का इफेक्ट आ गया. कर्वेचर और रिफ्रैक्शन तो था ही, इसमें थोड़ी सी इंक्लिनेशन मान लो नीचे की तरफ हुई तो ये और कम हो गई,
ऊपर की तरफ हुई तो ज्यादा हो गई, तो ये हमारी अब दिस वन इज द कंबाइंड करेक्शन ड्यू टू ऑल थ्री इफेक्ट्स। कौन कौन से? कर्वेचर, रिफ्रैक्शन एंड कॉलिमेशन। So now let's start writing the reading here. If I ask you what is the reading at this, I will write HA. And what is the reading at this? तो पहले तो ये बताओ कि जब इधर से देखोगे तो रीडिंग कौन सी वाली नजर आएगी आपको? फाइनली तीनों एरर्स के बाद कर्वेचर भी है, रिफ्रैक्शन भी है, कॉलिमेशन एरर भी है, तो आपको याद होगा ये वाली आपको नजर आती थी डिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो आपकी जो रीडिंग है ना HB, दिस इज दिस रीडिंग HB, ये पिछली क्लास में भी बता चुका हूं, आई होप यू रिमेंबर। सो ये HB है, और अब यहीं पे एक और भी चीज मैं दिखाता हूं कि A का लेवल कुछ ऐसा और B का लेवल कुछ ऐसा, और इन दोनों के बीच में एक हाइट डिफरेंस है यहां पे H। मैंने इन दोनों का एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस लिखा, तो इसके लेवल और इसके लेवल के बीच में दिस वाज द हाइट डिफरेंस। इफ आई राइट व्हाट इज दिस हाइट डिफरेंस H, एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस, तो आई विल राइट द करेक्टेड स्टाफ रीडिंग B में से करेक्टेड स्टाफ रीडिंग A को माइनस कर दो। हमने ना इंटेंशनली B को फॉल पे लिया हुआ है, आप देख लो। अब इसके कारण क्या होगा? B फॉल पे है तो B वाली रीडिंग ज्यादा है ना, A राइज पे है तो A की रीडिंग कम है। उसके कारण अगर मैं निकालूं कि फॉल कितना है, तो या फिर फॉल या राइज जो भी है, डिफरेंस कितना है, तो मैं क्या लिखूंगा? बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू कर लूंगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा दिस करेक्टेड स्टाफ रीडिंग एट B माइनस स्टाफ रीडिंग एट A। सो लेट्स राइट हियर, देखो यहां पे स्टाफ रीडिंग at A is equal to HA and at B is equal to HB। ठीक है, लेकिन करेक्शन किसको जरूरत है? A को जरूरत नहीं है, किसको? B को। सो आई विल राइट व्हाट इज द करेक्टेड स्टाफ रीडिंग। अब करेक्शन तीनों के कारण लगा दूंगा मैं। सो करेक्टेड स्टाफ रीडिंग एट B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आई विल राइट सिंपली HB इज द स्टाफ रीडिंग एंड प्लस करेक्शन। अब मैं फिर से याद दिला दूं, पिछली क्लास में मैंने बताया था ना कि मैग्नीट्यूड के साथ वर्क करोगे तो कुछ और दिखाई देगा, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड और नेचर साथ लेके चलना है। तो अब हमने क्या किया? करेक्शन को ऐड कर दिया। करेक्शन की नेचर कुछ भी आ सकती है क्योंकि ये तीनों की इफेक्ट है। अगर ये सिर्फ कंबाइंड और अगर ये सिर्फ कर्वेचर और रिफ्रैक्शन होती तो मुझे मालूम था, लेकिन कॉलिमेशन भी साथ में आ गया, और कॉलिमेशन प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। तो जो नेट करेक्शन होगी ना वो मुझे मालूम ही नहीं कितनी है और क्या उसकी नेचर है, तो मैंने सिर्फ प्लस करके रखा है। अब इसके में नेचर क्या आएगी बाद में वर्कआउट कर लेंगे, अभी इसको एज इट इज रखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहीं पे मैं बोलूं जब करेक्टेड स्टाफ रीडिंग B पे मालूम है HB प्लस C हो गई। ठीक है, सो व्हाट आई कैन राइट, एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस कितनी आ गई? सो दिस आई कैन राइट एग्जैक्ट height difference so this capital H is equal to कितना लिखा जाना चाहिए? B की रीडिंग बिगर रीडिंग माइनस स्मॉलर रीडिंग। सो आई विल राइट HB प्लस C माइनस HA। ठीक है, और दिस आई विल कीप एज इक्वेशन नंबर 1। आई होप कि आपको ये वाला केस समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही था। जैसा ये केस हमने वर्कआउट किया ना, बिल्कुल ये ऐसा ही केस एक और वर्कआउट करेंगे जिसमें हम लोग इंस्ट्रूमेंट को B के पास रखेंगे, A के पास नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही केस। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड केस हियर, केस 2। व्हेन इंस्ट्रूमेंट इज नियर स्टेशन B, when instrument is near station B, so बिल्कुल ऐसा ही ग्राउंड है फिर से। So here we have station A and here we have station B. So this one is the staff, you can see। और इस केस में अगर मैं इंस्ट्रूमेंट को रखूं, सो हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को रखा है एंड दिस विल गिव यू द क्लियर आइडिया। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स द डिफरेंस, लेवल डिफरेंस बिटवीन A एंड B गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ये कुछ ऐसी हो जाएगी, कैपिटल H इस वाले केस में भी, और वो हाइट डिफरेंस तो सेम ही रहेगी ना, डिस्टेंस भी सेम है।
ए से बी की डिस्टेंस पहले वाले केस में दूसरे केस में दोनों में ही सेम है। तो लेट्स स्टार्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। नाउ वी हैव अ लेवल लाइन। सो लेवल लाइन वी हैव समथिंग लाइक दिस। चलो थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, दिखने में भी एक जैसा हो। So level line must be something like this. उसके बाद now we have a deflected line which is something like this. अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो अब आप फिर से देखो कि अगर मैं यहाँ से शुरुआत करूँ तो you can understand ये डायग्राम कुछ ऐसा, एंड दिस रीडिंग इज HB डैश। आगे बढ़ते हैं और आप बता दो, ये तीन लाइंस पहचानने चाहिए आपको कि ये तो हमारी लेवल लाइन है, ये डिफ्लेक्टेड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, लेकिन कॉलिमेशन भी ऐड कर दो तो ये भी हमारी हॉरिजॉन्टल नहीं है और ये डिफ्लेक्ट टोटल इंक्लाइन हो जाएगी। अब इन दोनों के कारण ये वाली जो हमारी आएगी वैल्यू, ये हमारी करेक्शन ड्यू टू ऑल थ्री इफेक्ट, और वहीं पे स्टाफ रीडिंग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगी, and this staff reading I can write this is HA dash. So we can now mention कि ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है। So थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ डायग्राम। ये हमारी करेक्शन है और ये हमारी स्टाफ रीडिंग है, this you can see. So I can mention here कि बिल्कुल ऐसा ही केस है और वही ऑब्स्ट्रक्शन, वही सेम केस है, सिर्फ हमने एक ही चीज चेंज किया था और वो था इंस्ट्रूमेंट का लोकेशन। So I will write staff reading at A and at B। तो पहले देखें A पे क्या है, सो आई विल राइट HA डैश, B पे क्या है HB डैश। अब यहां पे करेक्टेड स्टाफ रीडिंग एट, किसको करेक्शन की जरूरत है, B के पास है तो B को नहीं चाहिए, A को चाहिए। सो एट A इज इक्वल टू कितना लिखा जाना चाहिए, सो ये हो जाएगी HA डैश प्लस C, सेम उसी तरीके से जैसा पहले केस में लिखा है। और यहां पे भी वी कैन वर्क आउट व्हाट इज द एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस। सो एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस अगर मैं वर्कआउट करूं तो आई कैन सिंपली राइट दिस कैपिटल H इज इक्वल टू बिगर रीडिंग HB डैश, दिस इज HB डैश माइनस स्मॉलर रीडिंग, लेकिन इसका करेक्टेड वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगी HA डैश प्लस C, और ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 2। मैं चाहता हूं कि एक बार पहले आप दोनों चीजों को फिर से देखो और समझो। सो स्टॉप फॉर ए मोमेंट एंड लुक एट दिस पर्टिकुलर डायग्राम फर्स्ट। इसको देखो, क्या आई थी वहां पे HB प्लस C और हाइट डिफरेंस क्या है HB प्लस C माइनस HA। तो बेसिकली बिगर रीडिंग माइनस स्मॉलर रीडिंग हम लोग यहां भी कर रहे हैं, ठीक है। अब यही काम हमने दूसरे वाले केस में भी किया है, इसको देखो अब सेकंड केस। और देखो इस केस में एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस कैपिटल H इज इक्वल टू HB डैश माइनस HA डैश प्लस C है, तो यहां भी वो केस हमारी बन के आ गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन दोनों को मैं साथ में यूज करता हूं, एंड आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, इन दोनों को साथ में जोड़ दो। So what I can write, this capital H is equal to HB plus C minus HA, and this is HB dash minus HA dash plus C। ये दो इक्वेशंस थे और दोनों को मैंने प्लस कर दिया है, तो आप दोनों को जोड़ दो पहले। ये हमने ऐड कर दिया, so it becomes 2H। यहाँ क्या बन जाएगी, दिस यू कैन सी HB प्लस C माइनस HA माइनस प्लस HB डैश, ठीक है, माइनस HA डैश एंड प्लस C। तो आप इसको देखो और मुझे बताओ कि क्या C यहाँ पे प्लस है और इसके आगे माइनस लगा हुआ, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। और फाइनली बचा क्या, तो यहाँ पे वी कैन वर्क आउट द एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस, exact height difference, we can write this capital H is equal to, कितना लिखेंगे, so this is HB
माइनस ऑफ एच ए प्लस एच बी डैश माइनस ऑफ एच ए डैश होल डिवाइडेड बाई 2. So capital H, you can see it is basically HB minus HA plus HAB dash minus HA dash divided by 2 is the exact height difference. अब ध्यान से सोचो आप, A और B की डिस्टेंस काफी ज्यादा थी, जिसके कारण एरर कौन कौन सी आई थी बताना जरा, एरर कौन कौन सी थी? तो आप बोलोगे एरर थी कर्वेचर, रिफ्रैक्शन एंड कॉलिमेशन, और तीनों का कंबाइंड इफेक्ट था C. क्या इन दोनों को ऐड कर देने से ये तीनों ही एक बार में एलिमिनेट हो गई? सो बेसिकली कर्वेचर की इफेक्ट, रिफ्रैक्शन की इफेक्ट और कॉलिमेशन की इफेक्ट, ऑल थ्री इफेक्ट्स आर एलिमिनेटेड इन दिस टेक्निक ऑफ लेवलिंग which you can see through this particular procedure. So basically the exact height difference which you are getting is free from any error. It only depends upon the staff reading which you have taken by reciprocating the position of the instrument from one side to other. तो पहले आपने A पे रखा, 2 रीडिंग लिया, फिर B पे लिया, B पे रखा, फिर 2 रीडिंग लिया, और दोनों को ऐड कर देने से सिर्फ स्टाफ रीडिंग का फंक्शन आया है एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस. मैंने जब एग्जैक्ट बनाया था ना, तो आई हैव टेकन the effect of curvature, refraction and collimation in both the cases, but after adding it is eliminated and you're getting the exact height difference which has dependency only on the staff reading. This is what you have written in your note. आपने लिखा था इस बात को कि तीनों ही एलिमिनेट हो जाती है और आपको एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस मिल जाती है, तो अभी मिल चुका आपको. ये था रेसिप्रोकल लेवलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा. लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको याद होगा कि दिस टेक्निक ऑफ लेवलिंग वाज यूज्ड टू फाइंड द आरएल. ठीक है, स्पेशली व्हेन देयर इज अ लार्ज ऑब्स्ट्रक्शन. तो अभी तक आपने क्या निकाला? एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस निकाला है. अब आरएल निकालना काफी आसान है. जरा डायग्राम पे ध्यान से देखो. मैं पूछूं आपसे, देखो यहाँ पे ए से बी की तरफ देखो और बताओ कौन फॉल पे है, कौन राइज पे है. तो आप बोलोगे ए राइज पे, बी फॉल, यही है ना. तो मैं पूछूं कि इस वाले डायग्राम में अगर मैं आपको ए का आरएल बता दूं, इफ यू हैव आरएल ऑफ ए नोन टू यू, can I write RL of B is equal to RL of A minus H? उतना कम हो जाएगा ना, H कम, नीचे आने से RL क्या होती है? कम होती है, तो कम हो गई. तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? If RL of A known to you, then I can write RL of B is equal to RL of A minus of H. Similarly, ऐसा भी तो हो सकता है कि B फॉल पे ना हो, राइज पे हो जाए. तो जब राइज पे होगी ना, तो उस केस में होगा क्या? अब इसको दो तरीके समझो आप. ठीक है, अभी इस वाले पॉइंट पे आता हूं, लेकिन पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूं आरएल कितनी होगी. फिर यहां देखो, नाउ इफ आरएल ऑफ स्टेशन ए इज नोन, देन आरएल ऑफ बी इज इक्वल टू आरएल ऑफ ए माइनस एच. सो आपके सामने यहाँ पे एक रिलेशन बन गया कि आरएल ऑफ बी इज इक्वल टू आरएल ऑफ ए माइनस एच. लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि अभी तक जो भी आपने पढ़ा ना, इसमें हमने एक अजम्पशन लिया था कि बी इज एट अ फॉल, इट कैन बी एट राइज ऑल्सो, राइट. और अगर ये राइज पे हुई तो पहले एक सिचुएशन सोचो. नाउ होल्ड ऑन एवरी टॉपिक. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द रेसिप्रोकल लेवलिंग. सबको होल्ड करो. और अब मैं एक केस समझाता हूँ कि बी को हमने फॉल पे लिया था और अगर राइज पे लूंगा तो क्या. तो पहले काम करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जब ये फॉल पे थी तो कौन सी रीडिंग ज्यादा थी. फॉल पे कौन थी? बी. तो बी अगर फॉल पे थी तो बी पे जो रीडिंग ले जा रही थी वो ज्यादा थी और ए वाली कम थी. अब सोचो कि अगर बी को, अगर इसीलिए मैंने क्या किया था कि स्टाफ रीडिंग ऑफ बी में से ए को माइनस किया था और ये फॉर्मूला बन के आया था क्या? एच बी माइनस एच ए. यहां भी एच बी डैश माइनस एच ए डैश, ये बन के आई थी क्योंकि हमने बी को फॉल पे लिया तो बी पर रीडिंग ज्यादा थी. अब इसी को सोचो कि अगर मैं निकालूं कि B राइज पे है, मान लो, तो B अगर राइज पे है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता. इसके दो टेक्निक है, दोनों टेक्निक बताता हूं. टेक्निक 1, अगर आप डेरिवेशन करोगे तो आप लिखोगे A की रीडिंग माइनस B की रीडिंग. ठीक है, तो फॉर्मूला बन के क्या आएगा? HA माइनस HB प्लस HA डैश माइनस HB डैश डिवाइड बाई 2. और RL निकालने के लिए क्या करोगे? RL ऑफ A, चूंकि वो राइज पे है, प्लस H कर दोगे. दिस इज वन टेक्निक. दूसरा टेक्निक इसी का क्या हो सकता है कि आप राइज एंड फॉल सोचो ही मत. आपने एक बार बी को फॉल पे रख के पढ़ लिया ना पूरा, एवरीथिंग यू हैव अंडरस्टूड.
नथिंग लेफ्ट। ठीक है, एक टेक्निक मान लेते हैं, मान लो कि बी फॉल पे है, तब तो ये पूरा वैलिड हो गया सब कुछ। और मान लो कि बी राइज पे है, तो जरा सोचो एच बी माइनस एच ए की वैल्यू अगर निकालोगे तो बी राइज पे है तो बी की वैल्यू कम, ए की वैल्यू ज्यादा, ये वाली नेगेटिव, ये वाली भी नेगेटिव, तो एच की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। नो प्रॉब्लम, कीप नेगेटिव एंड सी हियर आर एल ऑफ ए माइनस ऑफ एच करेंगे तो क्या प्लस होगी खुद ही से। तो मैंने दो टेक्निक बताया, या तो आप शुरुआत से ही राइज लेके चलो, तो फॉर्मूला को जैसे b माइनस ए है उसको a माइनस बी करके बना लो और आप उस राइज को ऐड कर दो तो b की आरएल निकल जाएगी, वन टेक्निक। दूसरा टेक्निक बताया मैंने कि कुछ मत करो, जैसा आपने पढ़ा है वैसे ही पढ़े रहो और इसकी वैल्यू उल्टा आ जाएगी, मतलब कि यहाँ पे फॉल, अगर b फॉल पे है तो h की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, अगर यहीं पे b मान लो राइज पे हो गई a के रेस्पेक्ट में, तो ये वाली डिफरेंस नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये हमारी फाइनली नेगेटिव आएगी। नेगेटिव को एज इट इज नेगेटिव ही रखो और यहां पे लिखोगे आर एल ऑफ ए माइनस ऑफ एच लिखोगे तो वो प्लस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिप्रोकल लेवलिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, लेकिन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया इज स्टिल लेफ्ट हियर व्हिच इज कॉलिमेशन एरर कैलकुलेशन। याद करो, आपने जब नोट लिखा था ना उसमें एक लास्ट में ये भी पॉइंट लिखा था कि कॉलिमेशन एरर कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ द लेवलिंग। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं, क्या है वो कॉलिमेशन एरर, अब उस पर जिक्र करेंगे, लेकिन पहले आप अपने नोट को कंप्लीट कीजिए प्रॉपरली। लेकिन मैं चाहता हूं कि वीडियो को पॉज करके जो आप लिखोगे ना, उसको करने से पहले ना ये डेरिवेशन खुद से करो, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी आपकी। अभी खुद से करना बिना देखे, फिर उसके बाद वीडियो देख लेना आप। ठीक है, खुद से करो, ऐसा करने से आपका ग्रिप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काफी अच्छा हो जाएगा, मिस्टेक नहीं करोगे फिर आप। ठीक है, डू इट नाउ, और उसके बाद आप इससे मैच कीजिए। ठीक है, और उसके बाद इससे आप लिख सकते हैं। सो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आई होप कि आपने पॉज किया होगा अब, और उसके बाद यहां से दिखा दे रहा हूं, आप मैच कर लो अब। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कॉलिमेशन एरर। कॉलिमेशन एरर के भी दो अलग अलग केसेस हैं, लेकिन पहले ना बेसिक समझो कॉलिमेशन एरर का, और किस तरीके से हम लोग वर्कआउट करते हैं ये भी सीखो। मैंने आपको क्या बताया, कॉलिमेशन एरर एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है जिसमें बबल सेंटर पे दिखाई देती है, लेकिन लाइन ऑफ कॉलिमेशन हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाती। तो एक हेडिंग लिखिए अब, कॉलिमेशन एरर। राइट डाउन कॉलिमेशन एरर। कॉलिमेशन एरर, ध्यान रहे एरर लिखा है, करेक्शन नहीं, ध्यान रखिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले एक ना पॉइंट मेंशन करो इसी में ही, कॉलिमेशन एरर इज एन इंस्ट्रूमेंटल एरर। कॉलिमेशन एरर इज एन इंस्ट्रूमेंटल एरर। Instrumental error due to which line of collimation may not be horizontal, due to which line of collimation may not be horizontal even if bubble is at center. Line of collimation may not be horizontal even if bubble is at center. ठीक है, अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझाता हूं। इसके दो केसेस दिखाऊंगा, तो पहले समझना। सो लेट्स स्टार्ट विथ केस 1। आप इसको ना दो तरीके समझ सकते हो, जैसे मान लो या तो इसको ऐसा कहा जाए कि सर्वे इज प्लेन, या फिर इसी बात को क्वेश्चन में ऐसा लिखा मिलेगा कई बार
कि इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन आर नेग्लेक्टेड, ठीक है, तो आप इसको ऐसा समझ लो, फॉर प्लेन एरिया, फॉर स्मॉल एरिया, फॉर स्मॉल एरिया। अब इसी बात को या तो स्मॉल एरिया कह दे तो आप इसको ऐसा बोल दो कि भाई ये तो प्लेन सर्वे है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल दो कि इफेक्ट ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन आर नेग्लेक्टेड, ठीक है, या तो ऐसा लिखा मिले या तो ऐसा लिखा मिले, ठीक है। सो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में कुछ भी मिले आप ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव समझिए इस बातों का कि भाई कई बार लिखेगा कि फॉर स्मॉल एरिया, या फिर लिखेगा क्वेश्चन में प्लेन सर्वेइंग, या फिर लिखेगा इफेक्ट ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्शन आर नेग्लेक्टेड, तो बेसिकली प्लेन एरिया में यही तो होता है, ठीक है। अब यहीं पे स्मॉल एरिया है तो उस केस में होगा क्या, मैं इफेक्ट ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्शन को लूंगा ही नहीं और आसानी से निकल जाएगा कि कॉलिमेशन क्या है, तो मैं आपको वही केस से समझाता हूं। तो स्मॉल एरिया है तो अब मैं थोड़ा सा डायग्राम को स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखा रहा हूं, देखना जरा। ये है ए और बी दो स्टेशंस, सो दिस वन इज स्टेशन ए, वी हैव यहां पे स्टेशन ए है एंड दिस स्टेशन इज स्टेशन बी। ठीक है, ये स्टेशन ए है और दिस वन इज स्टेशन बी। तो सबसे पहले व्हेन यू कीप द इंस्ट्रूमेंट नियर ए, so after keeping the instrument near A, you know that the reading you will take at station A and station B as well. So these are the readings taken. So मैं बोलूँ कि यहाँ पे स्टेशन पे रीडिंग क्या लिया, HA, और मान लेते हैं कि कॉलिमेशन एरर है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि अगर कॉलिमेशन एरर होगी तो उसकी वजह से बबल तो सेंटर पे होगी, लेकिन लाइन ऑफ साइट जो ब्लू कलर में दिखाया ना मैंने, ये हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाएगी, ये थोड़ी सी इंक्लाइंड हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूं कि कॉलिमेशन एरर है, उसकी वजह से ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है एंड आई विल शो यू द इंक्लिनेशन आल्सो, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा ना ध्यान देकर समझना इस बात को। कॉलिमेशन एरर से आपके ऑब्जेक्टिव में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं और ये वो एरिया है जहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी एक सिंगल मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए, इसलिए बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा कॉलिमेशन एरर, ठीक है। देखो, when you keep the instrument near to A, of course you have neglected the effect of curvature and refraction. Suppose you have a collimation error, that means bubble is at center but still line of collimation is not horizontal, that means the line of collimation is inclined, which inclination I have shown to you. So you have a reading HA here and you have reading HB here. अब बताओ, HA मिल गई रीडिंग और HB भी मिल गई। आगे बढ़ते हैं, मैं आपसे एक चीज पूछूं कि मेजरमेंट जो लिया ना आपने वो HA है और HB है। आफ्टर टेकिंग द मेजरमेंट फ्रॉम A, you shift the instrument to B also, right? So when you shift the instrument to B, you get a reading HB dash at B and then HA dash at A, as I have shown you in the previous derivation. Now using the four reading HA, HB, HA dash, HB dash, can we calculate what is the exact height difference between A and B? So now what we have known to us, हम लोग को ये मालूम चल गया कि भाई A और B के बीच में height difference कितना है, which is this. So this particular we can mark कि ये वाली exact height difference h है. So A से B के बीच का जो difference है वो h है. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बता दो, when the staff reading at A is already exact and correct and the height difference between A and B is also exact, that is h. This is also free from error, this is also free from error. You know that there is a possibility of the error only in reading B, but we will later on analyze that. पहले तो आप ये बता दो कि A पे रीडिंग करेक्ट है और डिफरेंस भी करेक्ट है. So on the basis of the corrected staff reading at A and on the basis of the corrected height difference B, can we calculate what should be the staff reading at B? ट्रू वैल्यू कितना होना चाहिए B की रीडिंग का? तो आप बोलोगे this HA plus H, this total height must be equal to HA plus H, वो B की रीडिंग होनी चाहिए, दैट इज द ट्रू रीडिंग, ठीक है। अब यहीं पे मैं दो चीजें लिखता हूं, यहां देखो, मेजर्ड स्टाफ रीडिंग रीडिंग एट B is equal to HB. Measured staff reading at B is HB and the true staff reading
at B should be true staff reading at B should be कितना होना चाहिए HA plus H. So this is HA plus H. ठीक है. So आप बता दो, अब यहीं पे मैं ट्रू आपको दिखाता हूं कि ये है HA और H यहाँ पे H, और जो ट्रू होनी चाहिए थी ना वो मैं ट्रू आपको यहाँ पे दिखाता हूं. This one should be the true staff reading this one. So I'm going to mark it कि भाई ये कितनी होनी चाहिए, तो HA plus H होनी चाहिए. So this I will mark HA plus H. अब पहले आप यहाँ पे देख लो और समझ लो. क्या आपको ये समझ में आया कि यहाँ पे this one is the measured value H और वहीं पे true value this. So we have taken assumption that this particular line is shifted in upward direction. अभी हमने ये लिया था ना upward direction में है, तो वहां पे हमारे मेजर्ड वैल्यू ऊपर की तरफ है और ट्रू वैल्यू यहां पे होनी चाहिए थी. इंक्लिनेशन की वजह से ये ऊपर चली गई है. तो अब आप देखो इसी बात को कि मेजर्ड स्टाफ रीडिंग बी पे जो आई थी वो HB है और ट्रू स्टाफ रीडिंग जो होनी चाहिए वो HA plus H है. अब मैं बोलूं कि अगर इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर सेम आ जाती है कि ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू, इसका मतलब कोई कॉलिमेशन है ही नहीं. लेकिन आपको दिखाई दे रहा है यहां पे कि देयर इज अ डिफरेंस. देख रहे हो ना. इफ आई आस्क यू कि इस डिफरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, कैन यू कंसीडर द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर हियर? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज द एरिया इज स्मॉल, यू कैन नॉट टेक द इफेक्ट ऑफ कर्वेचर. In a similar way, you cannot consider the effect of refraction also. Here, the only reason is the effect of collimation. That means even if bubble is at center, the line of collimation is perfectly not horizontal. So this particular effect is due to the collimation. So this we can write ECL. E stands for error and CL collimation error. So we can now write what is the collimation error. अब इसकी numerical value यहाँ से मैं लिख सकता हूँ collimation error. Collimation error that is ECL. अब इसमें बताओ कि एरर निकालोगे तो कैन आई राइट मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. ठीक है. सो दिस वैल्यू ECL इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू कितना है HB. सो दिस यू कैन सी दिस इज HB माइनस ऑफ HA प्लस H. सो ये हो गया कॉलिमेशन एरर आपकी फाइनल वैल्यू. सो जब भी हम लोग कॉलिमेशन एरर निकालेंगे, दिस इज द प्रोसीजर यू नीड टू फॉलो. मतलब पहले निकाल लो कि ट्रू स्टाफ रीडिंग कितनी है, ठीक है, जो कि रीडिंग और इस डिफरेंस से पता चलेगा. और दूसरा निकालो कि आपने मेजरमेंट कितना लिया था, तो मेजर्ड माइनस ट्रू करोगे आपको एरर निकल गई. करेक्शन नहीं निकाल लो, ये एरर है. लेकिन क्या है ना कि अब इसके नेचर की बात करो कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव. मैंने आपको बताया था कि कॉलिमेशन एरर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल्सो. तो कहाँ पे पॉजिटिव कब नेगेटिव ये पता कैसे लगाओगे, तो आप इस वाले सिचुएशन में देखो. दिस HB is basically from the 0 point to this height up to this top HB, which is the measured value, and the true value is the smaller one. That means when the line of sight shifted upward, when the line of sight due to collimation error, if it is shifted upward, then you have measured value more than the true value. अगर लाइन ऑफ साइट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई तो हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू से ज्यादा है, तो उस केस में इसकी एरर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव. और अगर यही लाइन ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई तो ट्रू वैल्यू इज मोर एंड मेजर्ड इज लेस. सो लेसर माइनस ग्रेटर यू विल गेट द नेगेटिव वैल्यू. कंक्लूजन इज दैट कि जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो पॉजिटिव एरर, नीचे की तरफ शिफ्ट होती है तो नेगेटिव एरर. अब इस बात को भी यहां पे लिख देता हूं. ठीक है. पॉजिटिव कहने का मतलब और नेगेटिव कहने का मतलब क्या है. यहां पे लाइन ऑफ साइट शिफ्टेड अपवर्ड एंड लाइन ऑफ साइट शिफ्टेड डाउनवर्ड. ठीक है, ये इसका मतलब हुआ. तो आपको ना अगर आप ऑब्जेक्टिव उठा के देखोगे ना आपको कई सारे कॉलिमेशन एरर के क्वेश्चंस नजर आ जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है. अगर आप कन्वेंशनल बुकलेट देखोगे उसमें भी आपको नजर आ जाएगा. ठीक है, तो कॉलिमेशन एक बहुत ही कॉमन सा एरिया है पूछने के लिए और ये यहाँ पे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इस बात को ध्यान से समझ लेना है. अब आगे बढ़ता हूँ. एक और भी चीज है कि इसी कॉलिमेशन एरर को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. कई बार इसको ना एंगुलर एरर कहा जाता है. इसी कॉलिमेशन को समटाइम्स इट इज नोन एज द एंगुलर एरर, sometimes also called as the inclination error. Can you see
दैट एज द डिस्टेंस यू इंक्रीज, अगर ये डिस्टेंस को बढ़ाओगे ना तो ECL की वैल्यू बढ़ जाएगी। यहां पे एक ट्रायंगल नजर आनी चाहिए आपको, ये ट्रायंगल। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि ट्रायंगल इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रॉम हियर कैन बी टेक फ्रॉम हियर, ठीक है। तो इन दोनों का पोजीशन ना मोर और लेस सेम ही माना गया है और इसीलिए हम लोग ए पोजीशन से ट्रायंगल बनाते हैं। तो सपोज द डिस्टेंस, अब समझना कि सपोज दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज d, if this distance is d which is known to us, then using this distance we can work out for this angular error theta also, ये वाली theta we can work out, ठीक है। तो अब इस थीटा के लिए भी हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। कैन बी राइट tan इनवर्स ECL अपॉन d, ठीक है। तो ये जो थीटा, मतलब कि अभी तक मैंने कॉलिमेशन एरर कैसे रिप्रेजेंट किया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एरर ऑन दिस पर्टिकुलर स्टाफ बी पे इसकी एरर की वैल्यू क्या है, ये रिप्रेजेंट किया था मैंने अभी तक। अब मैं इसी को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कैसे करने जा रहा हूं कि मैं बताऊंगा कि एंगल के टर्म्स में कितनी हुई है, तो उसको बोलते हैं एंगुलर एरर और इंक्लिनेशन एरर। सो आई एम राइटिंग दैट, इसी का देखो एंगुलर और इंक्लिनेशन, एंगुलर एरर और इंक्लिनेशन एरर। कैन वी राइट दिस थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ये हो जाएगी ECL अपॉन d, ठीक है। और इसमें ना ECL का मैग्नीट्यूड लेना सिर्फ ट्रायंगल के लिए, क्योंकि हमें ना सिर्फ ये पता करनी होती है कि थीटा की वैल्यू क्या है, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या है। बाकी तो आप ECL का नेचर से जानते हो कि ऊपर की तरफ बनेगी या नीचे की तरफ बनेगी, ठीक है। तो इस तरीके से वी कैन वर्क आउट। अब एक चीज और समझाता हूं, कई बार ना जब कॉलिमेशन एरर की बात करोगे तो वो कॉलिमेशन एरर अब इस वाले थीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे तो वो होगी एंगुलर इंक्लिनेशन, और जब मैं कॉलिमेशन बोल रहा हूं तो वो मीटर्स में समथिंग आएगी ऐसे। तो कई बार लिखता है कि कॉलिमेशन एरर पर यूनिट समथिंग, तो यहां पे देखो कॉलिमेशन एरर d डिस्टेंस पे इतना आया, तो मैं बोलूं 2d पे कितना होगा, तो बोलोगे 2 ECL। तो आप बताओ व्हाट इज द कॉलिमेशन एरर पर मीटर डिस्टेंस अगर निकालना हो, तो ECL अपॉन d इज द कॉलिमेशन एरर पर मीटर डिस्टेंस। अब इसी बात को देखो, कॉलिमेशन एरर पर 100 मीटर अगर पूछा जाए तो इस बात का जिक्र क्वेश्चन में किया हुआ है, आपको मिल जाएगा ऐसे क्वेश्चंस। उसमें यह पूछा गया व्हाट इज द कॉलिमेशन एरर पर 100 मीटर, हर एक 100 मीटर पे कितनी आएगी। तो कॉलिमेशन एरर ECL कितने पे आया, d पे, तो कैन आई राइट व्हाट इज द कॉलिमेशन एरर पर मीटर, तो ECL अपॉन d इज द कॉलिमेशन एरर पर मीटर आ गई, आप मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो, निकल जाएगी। तो अब कितने के लिए भी पूछा जाए ना, यू कैन वर्कआउट। तो अब आपको मैं वही ट्रायंगल बना के दिखाता हूं, ये कुछ ऐसा है, आप देखो दिस इज समथिंग लाइक दिस। जैसे मान लो कि ये वाला कॉलिमेशन एरर आपने निकाला, दिस वन इज व्हाट ECL, ठीक है, ECL, और ये वाला डिस्टेंस कितना है d, ठीक है। तो मैं पूछूं कि भाई ये अगर 100 मीटर है, ठीक है, तो ये वाली एरर कितनी होगी, इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉलिमेशन एरर पर 100 मीटर। सो आप समझो इस बात को, दिस आई कैन राइट कॉलिमेशन पर 100 मीटर इज इक्वल टू कितना लिखा जाना चाहिए, तो आई विल राइट दिस इज ECL अपॉन d, ये कितना हो गया, ECL पर d मीटर हो गया, पर मीटर के हिसाब से निकल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड दिस इज कॉलिमेशन एरर पर 100 मीटर। तो आप देखो, आप सिमिलर ट्रायंगल से ये भी रिलेट कर सकते हो कि d पे इतना है तो 100 पे कितना, फिर किसी और डिस्टेंस पे कितना, एक ट्रायंगल की तरह दिस इन दिस वे यू कैन वर्क आउट। तो कभी जब एरर की बात की जाए कॉलिमेशन एरर, यू कैन वर्क इन दिस वे। तो अभी तक मैंने आपको यहाँ पे अलग से ये लिख लेना। अब देखो हमने आपको जो कॉलिमेशन एरर का ना पूरा डिटेलिंग समझा दिया यहाँ पे, लेकिन अभी तक मैंने आपको केस 1 बताया है व्हेन द एरिया इज स्मॉल। नाउ लेट्स मूव व्हेन एरिया इज लार्ज। अब इसी का एक और केस देखो, नाउ वी हैव अ केस 2 फॉर लार्ज एरिया। अब इसी बात को या तो लार्ज एरिया कह दे या फिर इसी बात को ऐसा कह, कंसीडरिंग कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, कैसे पहचानोगे ये भी याद रखो कि स्मॉल और लार्ज को हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। आप हालांकि कोई बाउंड्री दिया हुआ नहीं है, किसी बुक में देखोगे ना कोई बाउंड्री नहीं दी जाती है कि कितने मीटर पे मैं स्मॉल मानूं, कितने मीटर पे मैं लार्ज मानूं,
लेकिन आप डिस्टेंस के टर्म्स में इतना मान लो, आपको याद होगा करेक्शन ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इफेक्ट फाइनली क्या थी, तो आपको याद होगा 0.0673 डी स्क्वायर। अब क्या है कि डी की वैल्यू अगर 1 किलोमीटर या फिर उससे कम रखो तो वैल्यू बहुत फास्ट कम हो जाती है, लेकिन अगर 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे डी की तो बहुत फास्ट वो बड़ी हो जाती है वैल्यू। सो डी स्क्वायर का फंक्शन है ना वो, इसीलिए आप बाउंड्री को 1 किलोमीटर मान के चलो। बेसिकली आप ये समझो कि अगर 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस हुई ना तो आप कर्वेचर रिफ्रैक्शन को कंसीडर करना ही मत, और अगर मान लो 1 किलोमीटर से ज्यादा हुई तो उस केस में इफेक्ट ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्शन को कंसीडर कर लेना। अगर वो कोई हिंट नहीं दिया हो तो डिस्टेंस के बेसिस पे जो गिवन डिस्टेंस होगा ना उसके वजह से, कि मान लो कि मैं एक 200 मीटर देता हूं तो मैं ये वाला केस लूंगा, मैं बोलता हूं 1500 मीटर ये वाला केस लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिसाइड किया जा सकता है। अब देखो यहां पे इस केस में होगा क्या क्या, लार्ज एरिया है तो उस केस में इफ आई आस्क व्हाट इज द कॉलिमेशन एरर, सो यू कैन सी द नेट एरर is equal to error due to curvature plus error due to refraction and plus error due to collimation, ठीक है। अब आप बता दो कि अगर मैं बोलूं कि ये लार्ज, इस वाले डायग्राम में देखो, मैं बोलूं कि लार्ज एरिया है तो लार्ज एरिया होने के कारण होगा क्या कि जो मेजर्ड स्टाफ रीडिंग है और जो ट्रू स्टाफ रीडिंग है उन दोनों के बीच जो डिफरेंस आई है ना, उस डिफरेंस के पीछे सिर्फ कॉलिमेशन रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी। इस बात को विजुअलाइज करो। यू हैव टेकन द मेजरमेंट कीपिंग द इंस्ट्रूमेंट नियर AHHA एंड देन यू हैव टेकन द रीडिंग HB, मे बी इट इज अबव और बिलो, डजंट मैटर, एंड द ट्रू स्टाफ रीडिंग एट B शुड बी HA plus H. Whatever is the difference you are getting, this difference must be is the net error due to all three effect. So net error अब जो देखोगे ना आप, ये HB minus HA plus H is the net error. It is due to all three effect, not only collimation, curvature, refraction, everything is responsible here. So this is what we are going to discuss now in this second case. So you can see the net error is basically the sum of all three error. So we can write, since we are calculating the error, I can write this HB minus of HA plus H, ठीक है। ये जो हमारी नेट एरर आई है HB minus HA plus H is the net error, and this is due to the curvature, refraction and collimation. All three effects will be taken. So if I ask you the curvature and refraction, so this and this, if I ask you, we can apply this combinedly also. मैं इन दोनों को combinedly भी apply कर सकता हूं, ठीक है। So अब एक काम करते हैं कि पहले आप ये सोचो कि EC और ER की वैल्यू मैं लिखूं कितना, ठीक है। So अब आप ना यहाँ पे देखो, एक अलग से मैं चीज दिखाता हूं, ठीक है। एक अलग से यहीं पे आप अपने नोट में बाद में लिख लेना, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? ध्यान रहे जो भी लिख रहे हो वो एरर्स है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC? एरर ड्यू टू कर्वेचर कितना लिखोगे? साथ में भी बताओ एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन कितना लिखोगे? ये दोनों चीजें आपको मालूम है, पहले से बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं। तो आप बता दो मैं कितना लिखूं एरर ड्यू टू कर्वेचर? पहले आप सोचिए अपने दिमाग में कितना। तो ज्यादातर बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा माइनस ऑफ 0.0785 डी स्क्वायर। आपने माइनस लगा क्योंकि आपने करेक्शन सोच लिया। क्या है ये? एरर। और आप जानते हो कि एरर इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ करेक्शन। सो इफ द करेक्शन इज नेगेटिव, द कर्वेचर एरर मस्ट बी पॉजिटिव। सो आई विल राइट दिस कर्वेचर एरर, देखो CC ये नहीं है, ये क्या है? ये EC है, एरर ड्यू टू कर्वेचर। सो आई विल राइट प्लस 0.0785 डी स्क्वायर, पॉजिटिव इन नेचर। एंड सिमिलरली ER रिफ्रैक्शन की वैल्यू क्या लिखोगे? तो करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या थी? नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। करेक्शन ड्यू टू रिफ्रैक्शन क्या थी? पॉजिटिव, और इसलिए एरर क्या हो जाएगी? नेगेटिव 0.0112 डी स्क्वायर। और इन दोनों को कंबाइंडली अप्लाई करो तो कैन आई राइट दिस इज EC प्लस ER ऑल टुगेदर। कैन आई राइट, इन दोनों को लिखो। सो आप याद करो कंबाइंड करेक्शन की वैल्यू माइनस ऑफ 0.0673 डी स्क्वायर,
तो कंबाइंड एरर की वैल्यू प्लस 0.0673 d square. So this is what I'm going to put here, and I will write this value is basically plus 0.0673 d square and plus collimation error. So finally we can write that this collimation error ECL, I can write ये कितनी वैल्यू बन जाएगी, this is HB minus HA plus H and minus of 0.0673 d square. So this is the collimation error you can see. अब याद करो ये हमारी collimation error कब, जब हम लोग इफेक्ट को कंसीडर करते हैं कर्वेचर रिफ्रैक्शन को. अब यहीं पे देखो मैं बोलूं डिस्टेंस बहुत कम है तो क्या करोगे, ये d की वैल्यू नेग्लिजिबल, ये पूरा टर्म 0. यही वैल्यू तो आपने पढ़ा था जब नेग्लेक्ट करते हैं तो, और जब कंसीडर करते हैं तो इस वैल्यू को कंसीडर कर लो. This is how you work out with two different cases. Whether the area is small or large, you will be able to calculate the collimation error. So here it is the end of the topic. So now let's start with the question. But before that, complete this from board. Do it now. वर्कबुक निकालिए और देखो वर्कबुक में एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर भी मैं मार्क कराता हूँ आपको. 51, 52 हो गया था, 54 हो गया, 53 आपको आंसर करना है. सो आंसर क्वेश्चन नंबर 53. एवरीबॉडी पॉज द वीडियो एंड सी क्वेश्चन नंबर 53. So, question number 53, read करो. For a reciprocal leveling, following readings above, spelling mistake है, do not worry. ठीक है. For a reciprocal leveling, following readings were taken. So, instrument A पे रख करके staff reading A और B मिला और फिर B पे रख करके staff reading A और B मिला. So, मैं सबसे पहले given data को लिख देता हूँ. In question number 53, we have HA as 1.82 meter. And then we have HB as 2.72 meter. Instrument A पे रख करके A की रीडिंग और B की रीडिंग. फिर now we have instrument at B and then we have taken the reading at HA. So this is HA dash as 0.92 meter and then we have HB dash which is 1.95 meter. So you can see that here RL of A given as 200 meter. Then calculate the exact RL. So सबसे पहले RL निकालना है तो RL के लिए अब मैं पहले वर्कआउट करूँ. देखो इसमें एंगुलर एरर भी पूछा है, कॉलिमेशन एरर निकालना है, एंगुलर एरर भी पूछा है. सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट. सो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ विथ कैलकुलेशन ऑफ द एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस. आई होप यू कैन कैलकुलेट इजीली. एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस कैपिटल H इज इक्वल टू कितना लिखोगे, दिस इज HB minus HA plus HB dash minus HA dash by 2. So इसकी वैल्यू निकाल लीजिए कितनी आ रही है. This I can write HB 2.72 minus 1.82 plus 1.95 minus 0.92 whole divided by 2. What is the value getting?
So this value we are getting, I will write this is minus of, sorry, this is 2.72 minus 1.82 plus 1.95 minus 0.92 whole divided by 2. This is coming 0.965 मीटर. तो अब आप बताओ RL ऑफ A, सबसे पहला क्वेश्चन था ना, ठीक है, एग्जैक्ट हाइट डिफरेंस निकला और मैं यहीं पे पूछ रहा हूँ कि RL ऑफ A क्या होगी. सो दिस यू कैन राइट RL ऑफ A गिवन एज 200 मीटर. सो RL ऑफ B we can write RL of A minus H, and this is 200 minus 0.965. So this is exact value 199.035 मीटर. आंसर ये हमें मिल गई. पहला तो आंसर हो गया. अब मेन पार्ट है इसका कॉलिमेशन वाला, तो इसका निकाल लो कॉलिमेशन एरर कितनी है. सो कॉलिमेशन एरर देखें तो इस क्वेश्चन में कुछ और भी लिखा है कॉलिमेशन के लिए. देखो क्या लिखा है बी पार्ट में, इन्होंने लिखा है कैलकुलेट द एंगुलर एरर इफ द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज. नाउ यू कैन सी द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. कैन यू सी हियर लाइक फर्स्ट पार्ट दे हैव गिवन द डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना 260 मीटर और दूसरा बी में लिखा हुआ 2600. अब आपको डिस्टेंस की दो वैल्यू लिखी हुई है, 260 है और 2600 है, लेकिन इस डिस्टेंस से ये आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि इस डिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू देने का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे. एक में वो प्लेन कंसीडर करना चाहते हैं, दूसरे में जियोडेटिक, मतलब इफेक्ट ऑफ कर्वेचर रिफ्रैक्शन लेंगे सेकंड वाले में, पहले वाले में नहीं लेंगे. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले निकालूंगा कि ECL की वैल्यू क्या है. डू यू रिमेंबर in case of the ECL, you know that this is basically this is HB minus of HA plus H. Calculate the value, and I can write the value of HB 2.72 minus of 1.82 plus H की वैल्यू 0.965. Check how much. और ये भी मालूम चल जाएगा कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब लाइन ऑफ साइट किधर की तरफ शिफ्ट हो रही है. सो 2.72 minus of 1.82 plus 0.965, ये कुछ ऐसी की वैल्यू, and this you are getting as minus of 0.065 meter is the collimation error. इसका मतलब line of sight shifted in downward direction. माइनस आया ना, तो माइनस से यही कंक्लूजन निकलता है कि लाइन ऑफ साइट नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है. अब ये सब मिल चुका है, लेकिन हमें क्या निकालना था, एंगुलर एरर. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट एंगुलर एरर. निकालने के लिए वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स दैट इज ECL अपॉन D, एंड आई कैन मेंशन हियर दिस इज tan इनवर्स ECL. कितनी है ECL? 0.065. मैंने बोला था मैग्नीट्यूड लेना थीटा निकालने में, नेचर नहीं लेंगे, ठीक है. So magnitude लिया divided by 260. So check here how much we are getting exactly. So this is 0.065 divided by 260. This is the value, and we can write tan inverse answer. And this degree minute second में देखो. So basically you are getting 51.57 seconds. इतने seconds की angle, मतलब कि बबल सेंटर पे दिखाई तो दे रही है आपको, वो लाइन ऑफ कॉलिमेशन नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई. कितने एंगल से? 51.57 सेकंड से नीचे की तरफ आ गई है, ठीक है. डिग्री इसका 0 था, मिनट इसका 0 था, सेकंड्स में इसकी वैल्यू. सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कॉलिमेशन एरर, बट ओनली द फर्स्ट पार्ट इज डन येट. नाउ विल सी व्हाट इज द सेकंड पार्ट. सो इन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, if you see this distance they have given us 2600 meter. So we are going to consider the collimation error now in a different way, and I will write this is basically HB minus HA plus H minus 0.0673 D square we have, and I will write this value HB, this is 2.72 minus 1.82 plus 0.965 minus of 0.0673 into 2.6 स्क्वायर. डिस्टेंस को किलोमीटर में लेना पड़ेगा ना यहाँ पे. सो लेट्स कैलकुलेट. इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है कितना, ये वाली वैल्यू कितनी आई थी 0.065. इट इज माइनस ऑफ 0.0
0.65 exactly, or minus of 0.0673 into 2.6 square, and this value comes out as minus of 0.5199 मीटर। इसका मतलब लाइन ऑफ साइट शिफ्टेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें इस केस में अगर इतनी डिस्टेंस है तो थीटा की वैल्यू अब अगर निकालें, सो दिस आई कैन राइट इट इज tan इनवर्स दिस इज 0.5199 divided by 2600, this we can calculate as 0.5199 divided by 2600, ठीक है, and I can write tan inverse answer, and this value comes out as 41.25 seconds। इतने एंगल से डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट हुई है। अगर इतने डिस्टेंस पे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो रीडिंग जो हमने आपको दिखाया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 रीडिंग्स, वो अगर 2600 मीटर की डिस्टेंस पे लिया गया होता, ठीक है, अगर वो 2600 मीटर पे ली गई रीडिंग्स है तो उसके अंदर कॉलिमेशन एरर इतनी की है, ठीक है, तभी वो रीडिंग इस तरीके से आ रही है। दिस इज हाउ वी रिजॉल्व। तो इस क्वेश्चन के जरिए से ना रेसिप्रोकल लेवलिंग का जितना डिटेलिंग हो सकता था वो सारे ही डिटेलिंग मैंने आपको करके समझा दी है। इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है इस टॉपिक में। एवरीथिंग इज फिनिश्ड। अब इस टॉपिक पे प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो एक तो ये टाइप क्वेश्चन बनते हैं, कई बार पूछे जाते हैं कि हाइट डिफरेंस क्या है, कई बार कॉलिमेशन एरर पूछे जाते हैं, कई बार वो पूछता है कि अपवर्ड शिफ्ट हो या डाउनवर्ड, कई बार पूछता है एंगुलर एरर कितनी है, कई बार पूछता है डिस्टेंस ज्यादा देकर के, तो इस तरीके से सॉल्व करते हो। ये क्वेश्चन पूरा प्रॉपर कॉम्बिनेशन था, हर एक पार्ट आपने इसके थ्रू सीख लिया है। आप क्वेश्चन को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। उसमें आपको ऐसा भी कोई कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा कि इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं ना, तो ए पे रीडिंग ना लेकर के डायरेक्टली बी पे लिया गया है, और मतलब कि एक ही जगह स्टाफ रखा गया है, और उसमें ऐसा लिखेगा क्वेश्चन में कि इंस्ट्रूमेंट इज केप्ट एट स्टेशन ए एंड रीडिंग एट बी इज टेकन समथिंग, और उसके बाद लिखेगा द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अबव द पेग पॉइंट। आप जब थियोडोलाइट की सेंटरिंग करते हो तो नीचे पेग सेट करते हो ना प्लम बॉब के थ्रू, तो पेग से ट्रूनियन एक्सिस का हाइट दिया रहता है, और रीडिंग एच ए नहीं बोलता है, सिर्फ बी का बोलता है। तो हाइट अगर दी हुई है तो उसको एच ए कंसिडर कर लोगे, यही हमारे एच ए है, और एच बी मिल गई। फिर वहां पे इंस्ट्रूमेंट को रखेगा बी पे, और वहां पे वैसी पेग से हाइट दे देगा, और फिर ए पे रीडिंग दे देगा। तो आप बस इतना याद रखना कि जब भी पेग से रिलेट करता है तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि व्हाट इज द एच ए वैल्यू। एच ए वैल्यू का एक हिंट दिया हुआ है हाइट के टर्म्स में। So whenever they give you what is the height of the instrument above the peg point which is at the center location, ठीक है, then that can be considered as HA or the staff reading. Using that we can work out in the same way. So this topic is now finished and this class is also finished. We'll meet in the next class and we will discuss the next topic which is sensitivity of the bubble tube. आज के लिए बस उतना ही। I hope कि आपको सब समझ में आए होंगे। Thank you.